अध्याय 281 एक अदृश्य तलवार। बूढ़े तियान का चेहरा गायब होने के बाद सभी लोग उत्साहित हो गए और सभी की हड्डियों में खून जल उठा। लानत है उसकी दादी के गहन आकाश संप्रदाय पर। भले ही हावरन संप्रदाय हार जाए, यह पिता फिर भी अपने जीवन के बाकी समय के लिए रहेगा और अपनी मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ेगा। यह सही है, यह मेरा गृहनगर है। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे गृहनगर की मार्शल दुनिया मजबूत है या नहीं। भाड़ में जाओ, स्वर्गीय गहन संप्रदाय। ब्लू टाइड महाद्वीप से बाहर निकल जाओ। यह सही है, यही भावना है। अर्जुन को लगा कि उसका खून खौल रहा है। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। यही भावना थी। इस भावना को अपनापन कहा जाता है। इसे प्रेरणा कहते हैं। उस क्षण सभी प्रतियोगी अपना डर भूल चुके थे और उनकी लड़ाई की मंशा राक्षसी थी। हा 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 हा, घाटी से एक जोरदार हंसी आई। जियांगलोंग ने अपनी बाहें मोड़ ली और अहंकार से हंसा। दृश्य काफी मार्मिक है, लेकिन सिर्फ बात करना बेकार है। चाहे आप नारे कैसे भी लगा लें, आप फिर भी कूड़े का एक ढेर ही रहेंगे। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। जियांगलोंग और भी अधिक अहंकार से हंसा। अगर मैंने टाइगर की गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत की, तो मैंने कभी जीवित बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन मरने से पहले भी मैं अभी भी चैंपियनशिप जीतना चाहता हूं और तुम जोकरों को मारना चाहता हूं। आकाश में सेनापति ने बहुत देर तक संघर्ष किया और अंत में अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। उसने एल्डर शी बेहोंग से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप हाउजिंग को निराश नहीं करेंगे। स्वर्गीय दाओ ओल्ड मैन को निराश न करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ज्वलंत सेना ने ज्वलंत बादलों को उत्तर की ओर धकेल दिया। और इस क्षण से प्रकृति संप्रदाय विश्वास के सबसे बड़े संकट में पड़ गया था। हाउटियन साम्राज्य के मार्शल चिकित्सकों की गरिमा पर जुआ खेल रहा था। हाउटियन ओल्ड मैन के भरोसे पर जुआ खेल रहा था। चाहे कुछ भी हो, उन्हें जीतना ही था। चलो जारी रखें, आकाश में एल्डर शी बेहोंग ने चिल्लाया। दिन की 10 लड़ाइयों के दौरान सभी ने बहुत कड़ी लड़ाई लड़ी और पर्दा आसानी से समाप्त हो गया। तीसरे दिन टॉप 50 एरिना टूर्नामेंट जारी रहा। टूर्नामेंट की प्रक्रिया लगभग आधी हो चुकी थी। आज की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली मुरोंग वांगकिंग 22वें स्थान पर रहीं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी को भारी अंतर से हराया और सफलतापूर्वक शीर्ष 50 में जगह बनाई। दोपहर के तीसरे मैच में ली किंगचुआन मंच पर दिखाई दिए। ली किंगचुआन का प्रतिद्वंद्वी एक काले वस्त्र पहने आदमी था। यह टूट गया है। अर्जुन और अन्य लोगों को लगा कि उनका दिल बैठ गया है। ली किंगचुआन ने जब अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने अपने दांत पीस लिए और मुस्कुराने की कोशिश की। मेरी किस्मत वाकई अच्छी है। आह! हे भगवान, स्वर्गीय गहन संप्रदाय का एक शिष्य अभी भी क्यों मौजूद है? दर्शकों ने एक स्वर में कहा। कितने हैं? यह तो तीसरा ही है जो सामने आया है। तीसरे स्वर्गीय गहन संप्रदाय शिष्य के प्रकट होते ही सभी दर्शकों का आत्मविश्वास टूट गया। एक अकेला जियांगलोंग पहले से ही इतना शक्तिशाली था और अब एक तीसरा शक्तिशाली व्यक्ति भी आ गया था। व्हाइट स्वॉर्ड संप्रदाय ली किंगचुआन ने अपनी तलवार उठाई। काले कपड़े पहने वह आदमी दुबला-पतला, टेढ़ी नाक वाला आदमी था। उसका चेहरा हड्डियों की तरह पतला था, सूखे पेड़ की छाल की तरह। आकाश गहन संप्रदाय, फैल जाओ, पतली हुक नाक ने अपने संप्रदाय को सूचना दी। वास्तव में वे गहन आकाश संप्रदाय से हैं। ली किंगचुआन ने अपने दांत पीस लिए। किंगचुआन, अर्जुन अखाड़े के किनारे पर पहुंचा और चिल्लाया, यदि आप उसे हरा नहीं सकते तो खुद को मजबूर मत करो। आप केवल मूल रिटर्न के दूसरे स्तर पर हैं, वह मूल रिटर्न के 5वें स्तर पर है। आत्मसमर्पण करना शर्मनाक नहीं है। ली किंगचुआन ने मुड़कर अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराया।
चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। अरे, वह निश्चित रूप से आत्मसमर्पण नहीं करेगा, अर्जुन ने अपने दिल में सोचा, बेहद चिंतित। प्रतियोगिता शुरू हो जाए, रेफरी ने मैच शुरू करने का आदेश दिया। ली किंगचुआन ने अपनी तलवार की नोक स्प्रेड आउट की ओर तानते हुए कहा, मुझे अपना हथियार दिखाओ। फैल्कर कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन उसका पतला चेहरा भूत जैसा लग रहा था। यह बेहद भयानक था। उसने कर्कश स्वर में कहा, अगर तुम मेरी तलवार देखना चाहते हो, तो तुम्हें इसे अपनी जान के बदले में देना होगा। अपनी तुरही स्वयं बजाओ। ली किंगचुआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ में तलवार को काट दिया। एक अर्धचंद्राकार तलवार की रोशनी फैलकर उड़ी और जमीन पर चिपक गई। इस तलवार के प्रहार की नींव बहुत मजबूत थी और तलवार की चमक की ताकत काफी गहरी थी। हालांकि एकमात्र चीज जो पर्याप्त नहीं थी वह था क्षेत्र। जब तलवार की रोशनी स्प्रेड के सामने 10 मीटर उड़ी, तो वह अचानक 2 भागों में विभाजित हो गई। यह किस तरह का मार्शल कौशल है? दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक और अखाड़े के नीचे मैच देख रहे प्रतियोगी सभी दंग रह गए। हालांकि केवल कुछ सच्चे विशेषज्ञ ही बता सकते थे कि ली किंगचुआन की तलवार की रोशनी खुद से अलग नहीं हुई थी, बल्कि कट गई थी। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि यह वास्तव में ऐसा ही है। ली किंगचुआन की तलवार की रोशनी अलग होने के बाद यह दोनों तरफ घूम गई और अंततः अखाड़े की सतह पर जा गिरी। इस क्षण सभी लोग अपने सपनों से जाग उठे, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। उसने ली किंगचुआन की तलवार की रोशनी को कैसे काट दिया? उसने तो एक भी हरकत नहीं देखी। अरे यार, यह हुक नाक तो बहुत तेज है। ली किंगचुआन ने ठंडी हवा में सांस ली और दांत पीसते हुए कहा, बुरा नहीं है, यह बहुत तेज है। इस चाल को फिर से आजमाओ। जैसे ही उसने कहा, ली किंगचुआन ने सबसे पहले एक तलवार काटी। अर्धचंद्राकार तलवार की रोशनी उड़ गई, उसके बाद दूसरी और तीसरी तलवारें भी उड़ गईं। उसके पीछे की 2 तलवारनुमा रोशनियां शीघ्र ही पहली रोशनियों के बराबर पहुंच गईं और 3 तलवारनुमा रोशनियां एक त्रिकोण में बदल गईं। स्प्रेड आउट अभी भी भावशून्य था, वह अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे रखकर ली किंगचुआन की ओर चला। त्रिकोणीय तलवार की चमक जल्दी से आ गई, लेकिन यह चुपचाप 10 मीटर की दूरी पर 6 खंडों में विभाजित हो गई। उन टूटी हुई तलवार की रोशनी ने स्प्रेड आउट के शरीर को छुए बिना उसे छू लिया। क्या हो रहा है? ली किंगचुआन ने सांस लेना शुरू किया और कहा, इस आदमी की गति बहुत तेज है। मैंने उसका हाथ भी हिलते हुए नहीं देखा है। उसने मेरी तलवार की रोशनी को काटने के लिए क्या इस्तेमाल किया? युआन क्यूई का इस्तेमाल करके? ली किंगचुआन ने बलपूर्वक अपनी तलवार पकड़ ली और स्प्रेड आउट की ओर दौड़ा। फैलकर चलना जारी रखा। जब ली किंगचुआन उसके सामने 10 मीटर आगे बढ़ा, ली किंगचुआन के सीने से अचानक खून के फूलों की एक माला निकली। इसके तुरंत बाद वह आदमी हवा में उछला और पीछे की ओर उड़ गया। उसकी छाती को देखा तो पता चला कि उसका अगला हिस्सा पहले से ही एक अजीब तलवार के निशान से कटा हुआ था और उसकी छाती पर तलवार का एक लंबा घाव था। कई प्रतियोगी दंग रह गए। 10 मीटर! ऐसा लग रहा था जैसे 10 मीटर के दायरे में कोई अदृश्य अवरोध हो और उस दूरी से कोई भी गुजर नहीं सकता। किंगचुआन, जल्दी से हार स्वीकार करो। जीतना असंभव है, मोहाई ने भी भौहें सिकोड़ी और समझाया। ली किंगचुआन जमीन पर गिर पड़ा और लेट गया। उसने अपने दांत पीसते हुए मुस्कुराया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर में उसने उसके शरीर को छुआ तक नहीं और उसे हार माननी पड़ी। मैं इस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। मुझे पता है कि मैं जीत नहीं सकता, लेकिन मुझे कम से कम उसे छूना तो है। स्प्रेड आउट पहले ही आ चुका था और अभी भी ली किंगचुआन से 15 मीटर की दूरी पर था। ली किंगचुआन उछल पड़ा और चिल्लाया,
मेरी यह चाल आजमाओ और देखो कि क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो। ऐसा कहने के बाद ली किंगचुआन का शरीर डगमगाया और वह अचानक दो छायाओं में विभाजित हो गया और उन्हें बाएं से दाएं की ओर ले गया। यह है, अर्जुन का दिल हिल गया। मोहाई ने कहा, यह किंगचुआन का तुरुप का पत्ता है। छाया विच्छेदन। अध्याय 282 तलवार आत्मा। वह फैला हुआ आदमी उन दो अलग अलग छायाओं के प्रति उदासीन था। उसने उदासीनता से कहा, तलवार, तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाना इसका सबसे बड़ा अपमान है। तुम तलवार के लायक नहीं हो। बोलते समय स्प्रेडआउट ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तर्जनी अंगुली से एक आकृति की ओर इशारा किया। उसी क्षण वह प्रतिबिंब अचानक हवा में रुक गया। उसके बाद एक ची की ध्वनि आई। ली किंगचुआन प्रकट हुआ। उसकी दाहिनी कलाई एक अदृश्य तलवार के ब्लेड से कट गई थी, जिससे उसका पूरा दाहिना हाथ लगभग कट गया। केवल 1/3 मांस अभी भी जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर ली किंगचुआन की तलवार खनखनाती हुई आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। किंगचुआन, आत्मसमर्पण करो, अर्जुन उत्सुकता से चिल्लाया। ली किंगचुआन जमीन पर पड़ा था। उसके दाहिने हाथ से खून बह रहा था। उसने अपने बाएं हाथ से एक कदम आगे बढ़ाया और अपने दाहिने हाथ पर अपना लबादा लपेट लिया। उसकी आंखें स्प्रेड आउट की ओर घूरने लगीं और उसने कहा, अरे अरे, तुमने कहा था कि मैं तलवार के लायक नहीं हूं। मेरी राय में यह तुम ही हो जो अपनी तलवार दिखाने से भी इनकार कर रहे हो। तुम इसके लायक नहीं हो। मेरा दाहिना हाथ अब काम नहीं कर रहा है। मेरा बायां हाथ अभी भी मेरे पास है। ली किंगचुआन ने अपने बाएं हाथ से जमीन से तलवार उठाई और स्प्रेड आउट की ओर दौड़ा। हालांकि इस बार उसकी दौड़ने की गति बहुत धीमी थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और ली किंगचुआन की ओर अपनी तर्जनी दिखाते हुए कहा, छोड़ दो। ची। ली किंगचुआन की बाईं कलाई से खून बह रहा था। उसके मांस और खून से एक सफेद टेंडन बाहर निकल आया। यह चौंकाने वाला लग रहा था। तलवार एक आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। किंगचुआन, अर्जुन की आंखें चिंता से लाल थीं। ली किंगचुआन के हाथ अपंग हो गए थे। वह जमीन पर लेट गया और फेंग झाओकी को देखने लगा। उसने बुदबुदाया, अगर यह तुम थे तो तुम्हें देखना चाहिए। उसकी हरकतें देखनी चाहिए, है ना? यह अफसोस की बात है कि मेरे पास आपकी गति नहीं है। फेंग झाओकी ने अपनी तलवार अपनी बाहों में पकड़ ली और अखाड़े के नीचे चुपचाप खड़ा हो गया। हे, मेरे लिए इस तरह से हार मानना असंभव है। ली किंगचुआन लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से मारा, जिससे उसकी युआन क्यूई से जूते टूट गए। इसके तुरंत बाद उसने तलवार की मूठ पर पैर रखा और अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके तलवार को अपने पैरों के तलवों पर चिपका दिया। आओ, मेरी तलवार खाओ। ली किंगचुआन ने छलांग लगाई और अपने शरीर को तेजी से घुमाया, जिससे तलवार से सार तलवार क्यूई की बारिश होने लगी। तलवारों की भारी वर्षा हुई, जो उससे 10 मीटर दूर थी और चुपचाप टूटकर बिखर गई। ली किंगचुआन ने दर्जनों तलवार की लाइटें फेंकी और उनमें से दर्जनों को चुपचाप काट दिया गया। उनमें से 100 से ज्यादा को काट दिया गया, लेकिन एक भी तलवार की लाइट नहीं छोड़ी गई। इसे नीचे रखो, उसने अपना हाथ फैलाकर इशारा किया। ली किंगचुआन का दाहिना पैर अचानक टूट गया। पुक की आवाज के साथ उसका पूरा शरीर हवा से नीचे गिर गया और अखाड़े से 10 मीटर दूर लुढ़क गया। क्या मैं तुम पर थूक रहा हूं? ली किंगचुआन ने गंदे चेहरे और आंखों में आंसू के साथ अपना ऊपरी शरीर उठाया। मैं बचपन से ही तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा हूं। तुम्हारे पास यह कहने के लिए क्या योग्यता है कि मैं तलवार पकड़ने के योग्य नहीं हूं? अगर मैं मर भी जाऊंगा तो तलवार से मरूंगा। चलो। ली किंगचुआन एक पैर से कूदा, उसके बाद उसका बायां पैर तलवार की मूठ से चिपक गया और फिर स्प्रेड आउट की ओर दौड़ा। यह दृश्य देखकर दर्शक स्तब्ध रह गए।
किसी व्यक्ति को ऐसा निरर्थक हमला करने के लिए प्रेरित करने की इच्छाशक्ति कितनी प्रबल थी। बस अब बहुत हो गया। कुछ महिला दर्शकों के मुंह से आंसू बहने लगे। वे इसे और देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसे नीचे रख दो, उसने अपना भयानक दाहिना हाथ फिर से फैलाकर ऊपर उठाया। ची! प्रतिक्रिया में ली किंगचुआन के बाएं पैर की नसें टूट गईं। लेकिन इस बार उसने अपनी तलवार को जमीन पर गिरने नहीं दिया। जैसे ही तलवार नीचे गिरी, ली किंगचुआन वास्तव में अपने दोनों हाथ और पैर टूट जाने के साथ बीच हवा में कूद गया। वह दौड़कर नीचे गया और तलवार को अपने मुंह में दबा लिया। फिर वह जमीन पर गिरा और लुढ़कता हुआ मैदान में लगभग आधा कदम नीचे चला गया। हालांकि वह तलवार पहले ही टूट चुकी थी। केवल उसका कंधा और टूटी हुई तलवार का 1/3 से भी कम हिस्सा बचा था। उसने उठते समय अपने घुटनों और कोहनियों का सहारा लिया। उसने तलवार को अपने मुंह में दबा लिया, लेकिन उसकी दोनों आंखें स्प्रेड आउट को घूर रही थी। किंगचुआन, मैं आपसे विनती करता हूं। अर्जुन ली किंगचुआन के पीछे खड़ा था और कांपती आवाज में बोला, हार मान लो। लड़ाई जारी मत रखो। ली किंगचुआन की दर्दनाक अभिव्यक्ति विकृत हो गई और उसके धूल भरे चेहरे पर आंसू की 2 धारियां रह गईं। वह रो तो नहीं रहा था, लेकिन उसके अंग टूट गए थे और उत्तेजित हो गए थे। मैं हार नहीं मान सकता। मैं कमजोर हूं, लेकिन कमजोरों की भी गरिमा होती है। अगर मैं आज अपनी तलवार छोड़ दूं, तो मैं वास्तव में इसे आगे रखने के लायक नहीं हूं। चूंकि उसने तलवार की मूठ को काटा था, इसलिए ये 2 शब्द अस्पष्ट थे। हालांकि सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। मंच पर मौजूद सभी प्रतियोगियों के चेहरे भावुक हो गए। लेकिन इस समय उसकी टूटी तलवार की मूठ पर दरारें दिखाई देने लगीं। फिर एक धमाके के साथ तलवार जमीन पर बिखर गई। यह दृश्य देखकर सभी का दिल दुख गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टुकड़ा निकाल दिया गया हो। किंगचुआन मोहे ने गहरी आह भरी। इस समय फेंग झाओकी की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। फिर उसने अपनी तलवार, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था, को अखाड़े में फेंक दिया और कहा, मेरी तलवार का उपयोग करो। ली किंगचुआन ने तलवार को अपने मुंह से काटा और अस्पष्ट रूप से कहा, अगर ऐसा है तो आपकी तलवार खोल दी जाएगी। फेंग झाओकी की पूरी तलवार किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन इस बार फेंग झाओकी ने उसके कंधों को पकड़ लिया और कहा, आपको इसे बाहर निकालने का अधिकार है। ली किंगचुआन ने भारी सिर हिलाया। उसने अपने शरीर को घुमाया और एक खनखनाहट के साथ रहस्यमयी तलवार को म्यान से बाहर निकाला। यह एक बर्फीली तलवार थी। सूरज की रोशनी में यह असीम चमक के साथ खिल उठी। स्प्रेड आउट पहले ही ली किंगचुआन की 12 मीटर की स्थिति पर पहुंच चुका था। वह बस यहीं रुक गया था और आगे नहीं बढ़ा। इस समय उसने अपना सिर नीचे किया और ली किंगचुआन से कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। हालांकि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। तुम्हें सम्मान मिले और मेरी तलवार के नीचे मरो। जैसे ही वह बोल रहा था, एक तेजी से घूमती हुई छाया अचानक स्प्रेड आउट के बगल में प्रकट हुई। उसके बाद हवा में तलवार की आवाज सुनाई दी। छाया धीरे धीरे फैलती हुई अपनी आकृति प्रकट कर रही थी। यह वास्तव में एक लंबी तलवार थी। सभी प्रतियोगी एक कदम पीछे हट गए और तलवार को धीरे धीरे घूमते हुए देखने लगे। वे आश्चर्य में फैल गए। पता चला कि उसकी तलवार हमेशा से वहां थी। बस वह उसके शरीर के चारों ओर बहुत तेजी से घूमती थी, इतनी तेजी से कि कोई भी उसका पता नहीं लगा सकता था। इस प्रकार स्प्रेड आउट ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली। अंततः उसकी तलवार प्रकट हो गई। जिस क्षण स्प्रेड आउट ने तलवार पकड़ी, उसके चारों ओर एक अदृश्य आभा प्रकट हुई। उस भव्य आभा के कारण एक हिंसक हवा उठी और अखाड़े की सतह पर एक घनी ची 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 ध्वनि प्रकट हुई।
कुछ ही देर में 10 मीटर के दायरे में जमीन पर तलवारों के हजारों निशान बन चुके थे। चलो, ली किंगचुआन ने तलवार पकड़ ली और स्प्रेड की ओर झपटा। वह स्प्रेड आउट का शरीर अचानक गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही ली किंगचुआन के पीछे था और उसने अभी अभी अखाड़े के किनारे पर कदम रखा था। इस समय वह उस चाल को बनाए रख रहा था जिसे उसने अभी अभी काटा था। किंगचुआन, अर्जुन और अन्य लोगों ने आंखों में आंसू भरकर चिल्लाया। ली किंगचुआन ने अपनी कोहनी और घुटनों का सहारा लेकर जमीन पर हल्के से जमीन पर कदम रखा। हालांकि उसके पेट और पीठ पर एक तेज चीखी आवाज हुई और उसका मांस और खून अलग हो गया। किंगचुआन, किंगचुआन, मत मरो! अर्जुन और मोहाई लगभग एक ही समय में अखाड़े में पहुंचे। अर्जुन चिल्लाया, उन्हें बचाओ! सब लोग, उन्हें बचाओ! मुरोंग वांगकिंग और अन्य लोग भी आगे बढ़े। उनमें से कुल 6 लोग थे जिन्होंने ली किंगचुआन की चोटों का इलाज करने के लिए हाउतियन शुद्ध युआन तकनीक का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर, स्प्रेड आउट ने ली किंगचुआन के पेट को देखने के लिए मुड़कर देखा। वह गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था और उसकी नज़र फेंग झाओकी की ओर चली गई। यह तलवार का वार अभी ली किंगचुआन की कमर को चीरने के लिए काफी था। हालांकि किसी ने नहीं देखा कि एक अदृश्य तलवार के ब्लेड ने अचानक स्प्रेड आउट की तलवार को रोक दिया, जिससे ली किंगचुआन को अलग होने से रोका जा सका। यह तलवार का वार ही था जिसने ली किंगचुआन की जान बचाई। इस समय रेफरी ने घोषणा की, इस मैच के विजेता प्रस्थान करें। अध्याय 283 उसका लक्ष्य। ली किंगचुआन का बहुत ज्यादा खून बह गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अर्जुन के अलावा उन 6 लोगों ने उसकी चोटों का इलाज करने के लिए हाउतियन प्योर एसेंस तकनीक का इस्तेमाल किया। तभी वह बच सका। हालांकि ली किंगचुआन की कमर लगभग कट गई थी। उन 6 लोगों को उसके शरीर में शुद्ध तात्विक ऊर्जा पहुंचाते रहना था। अन्यथा एक बार जब वे अलग हो जाते तो ली किंगचुआन की मौके पर ही मौत हो जाती। मोहाई, मेरे पास अभी भी मेरे स्टोरेज रिंग में एक टियर 3 कायाकल्प गोली है। जल्दी से इसे किंगचुआन के खाने के लिए निकालो, मुरोंग वांगकिंग ने जल्दी से कहा। कायाकल्प की गोलियां आमतौर पर दूसरे दर्जे की शुरुआती स्तर की गोलियां थीं। मध्यवर्ती और उच्च स्तर की गोलियों तक पहुंचने में सक्षम होना पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। भले ही अर्जुन व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करता, वह उन्हें अधिकतम दूसरे दर्जे की शीर्ष स्तर की गोलियों तक ही विकसित कर सकता था। यह सवाल नहीं था कि इसका अभ्यास करना कठिन था या नहीं, बल्कि कायाकल्प गोली का ग्रेड स्वयं दूसरे ग्रेड तक ही सीमित था। यही कारण था कि तीसरे ग्रेड की कायाकल्प गोली होना इतना कीमती था। लेकिन इस समय मुरोंग वांगकिंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। मोहाई ने जल्दी से गोली निकाली और ली किंगचुआन को खिला दी। ली किंगचुआन के पास खुद गोली को परिष्कृत करने की क्षमता भी नहीं थी, इसलिए मदद करने की जिम्मेदारी मोहाई पर आ गई। कायाकल्प गोली के प्रभाव के बाद ली किंगचुआन की कमर, जो लगभग कट गई थी, एक दृश्यमान दर पर ठीक होने लगी और उसके भयंकर घाव धीरे धीरे ठीक हो गए। सौभाग्य से इस तलवार के वार से मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट नहीं आई। अर्जुन ने ली किंगचुआन के घावों को देखा और कहा, अन्यथा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। 10 मिनट बाद अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, किंगचुआन का जीवन स्थिर हो गया है। चलो उसे नीचे ले चलते हैं। ली किंगचुआन की धुंधली चेतना धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। उसने फेंग झाओकी को देखा और कमजोरी से कहा, मुझे माफ करना, आखिरकार मैं अभी भी स्प्रेड आउट के शरीर को छूने में असमर्थ था। फेंग झाओकी ने कहा, अपनी साधना के साथ इस स्तर तक पहुंच पाना पहले से ही आश्चर्यजनक है। हालांकि ली किंगचुआन यह लड़ाई हार गया था, लेकिन उसने सभी का सम्मान जीत लिया था। यह एक लोहे की हड्डी वाली लड़ाई थी। कुछ ही दूरी पर जियांगलोंग ने उसके कंधों को पकड़ लिया और जोर से हंसा,
मैंने तुमसे कहा था, तुम सब कूड़ा हो। तुम में से कोई भी लड़ नहीं सकता। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, मैं उस कमीने को देरसबेर मार डालूंगा। इस समय दूसरे क्षेत्र में दूसरी लड़ाई भी समाप्त हो चुकी थी तथा आज दोपहर को होने वाली तीसरी लड़ाई की तैयारी हो रही थी। लुओ युआन ने कहा, अखाड़े में प्रवेश करने की मेरी बारी है। किंग चुआन का ख्याल रखना और मेरी जीत की खबर का इंतजार करना। अर्जुन और अन्य लोग ली किंगचुआन को इलाज के लिए हाओरन संप्रदाय में भेजने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ली किंगचुआन ने जाने से पहले लुओ युआन का मैच देखने और रुकने पर जोर दिया। चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूं। अर्जुन, मुझे बैठने में मदद करो। मैं यहीं रहना चाहता हूं और अपने भाइयों का उत्साहवर्धन करना चाहता हूं, ली किंगचुआन ने कहा। मुरोंग वांकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपकी जान बच गई है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 दिन और 1.5 महीने तक लेटना होगा। परिणामस्वरूप ली किंगचुआन ने जाने से इनकार कर दिया। हर कोई उसे चुटकी नहीं ले सकता था, इसलिए वे केवल वही कर सकते थे जो वह चाहता था। वहां पर लुओ युआन पहले से ही प्रकट हो चुका था। उसका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में काले कपड़े पहने एक व्यक्ति था। यह दृश्य देखकर दर्शकों का हृदय भारी से भारी होता गया। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य पुनः प्रकट हुए। चिंता मत करो, लुओ युआन की ताकत साधारण नहीं है, मुरोंग वांकिंग ने कहा। यदि आप इसे सच्ची ताकत मानते हैं तो मुझे लगता है कि लुओ युआन को झोउ जियान्योंग के अधीन नहीं होना चाहिए या झोउ जियान्योंग से भी अधिक मजबूत नहीं होना चाहिए। अर्जुन अभी भी इस पर विश्वास करता था। हालांकि लुओ युआन भी 3 महान उत्पत्ति के अंतिम चरण में था। जब तक वह अपने तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करता, तब तक सबसे बुरा झोउ जियान्योंग के बराबर होगा। जहां तक लुओ युआन के दुश्मनों की बात है, तो वे जियांग लोंग जितने मजबूत नहीं होंगे, है ना? इस समय लुओ युआन का प्रतिद्वंद्वी पहले से ही उसके सामने खड़ा था। उस व्यक्ति का चेहरा काले हुड की छाया में ढका हुआ था और फिलहाल वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। अर्जुन ने जल्दी से अपने दिल में विश्लेषण किया। गहरे आकाश संप्रदाय के 5 काले कपड़े पहने पुरुषों में से 3 पहले ही प्रकट हो चुके थे। यह चौथा था। पहले जियांग लोंग के पास एक शुद्ध राक्षसी जानवर से भी अधिक शारीरिक शक्ति थी। दूसरे शू बुफान के पास युआन क्यूई को नियंत्रित करने की एक अनोखी क्षमता थी। जब तक वह किसी व्यक्ति के शरीर को छूता, वह फट जाता। तीसरे स्प्रेड आउट के पास भयानक तलवार दाव शक्ति थी और उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। उन तीनों में से किसी में भी बाकी लोगों जैसी ताकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि हर कोई जियांग लोंग की तरह नहीं था, जो अपने परिवर्तन का इस्तेमाल लड़ाई के लिए कर रहा था। तो फिर इस चौथे व्यक्ति की ताकत की विशेषताएं क्या थीं? लुओ युआन, सावधान रहो। उनकी ताकत असंख्य और अजीब है। वे अक्सर चौंक जाते हैं। अर्जुन अखाड़े के नीचे खड़ा था और गहरी आवाज में बोला, अपनी चौकसी मत खोना। लुओ युआन ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही 3 स्वर्गीय गहन संप्रदाय के कमीनों की लड़ाई देखी है। मैं लापरवाह नहीं रहूंगा। बोलते समय लुओ युआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे, लड़ाई शुरू होने वाली है। क्या तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? इस समय काले कपड़े वाले आदमी ने धीरे से अपना हुड उतार दिया। जब उसका चेहरा सामने आया तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यह तुम हो? अर्जुन और अन्य लोग तुरंत क्रोधित हो गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियांग चेंग था। जियांग चेंग कुछ ही दूरी पर हांग बिन और चू यान ने एक दूसरे को देखा। दोनों में से किसी को भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि वे क्या देख रहे थे। हांग बिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीसते हुए कहा, जियांग चेंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भी गहन आकाश संप्रदाय से हो? जियांग चेंग ने हल्के से मुस्कुराया।
उसके सुंदर और असाधारण चेहरे पर अभूतपूर्व शांति थी। उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने सभी को निराश किया है। जिस क्षण जियांग चेंग ने अपना हुड उतारा, ऐसा लगा जैसे वह एक अलग व्यक्ति में बदल गया हो, जिससे सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपनी पहचान खोने वाले थे। क्या यह अभी भी वही बदकिस्मत छोटा आदमी था जो सत्ता में चढ़ गया था? क्या यह अभी भी वही कायर था जिसे मुरोंग वांगकिंग ने थप्पड़ मारा था लेकिन उसने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की थी? क्या यह अभी भी वही परेशान करने वाली मक्खी थी जो म्यू जुएकी का पीछा कर रही थी? जियांग चेंग, लानत है तुझ पर, हांग बिन ने गुस्से से कहा, तुम्हें पालने के मेरे प्रयास बेकार हैं। तुम वास्तव में हाओरन संप्रदाय के खिलाफ लड़ना चाहते हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? पहचान? जियांग चेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहचान के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं वह सब नकली है। मैंने जानबूझकर खुद को एक ऐसे तुच्छ व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया है जो दूसरों को डराने धमकाने से सावधान और भयभीत रहता है। इसका उद्देश्य आपके करीब आना और हाओरन संप्रदाय की मार्शल आर्ट तकनीकों की विशेषताओं को समझना है। जब अर्जुन और अन्य लोगों ने यह सुना तो उनके दिल पहले ही ठंडे हो चुके थे। जियांग चेंग एकमात्र काले कपड़े वाला व्यक्ति था जिसने हाओरन संप्रदाय में घुसपैठ की थी। न केवल वह हाओरन संप्रदाय की मार्शल आर्ट की विशेषताओं को समझता था, बल्कि उसने व्यक्तिगत रूप से उनका अभ्यास भी किया था। जियांग चेंग से बेहतर हाओरन संप्रदाय के शिष्यों की ताकत को कोई नहीं जानता था। तो चू यान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप न केवल अपना चरित्र बल्कि अपनी ताकत भी छिपा रहे हैं, है ना? जियांग चेंग ने सिर हिलाया और कहा, स्मार्ट। जब उन्होंने यह कहा तो सबके दिलों पर अंधकार छा गया। हांग बिन की ताकत को जियांग चेंग से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, लेकिन जियांग चेंग ने फिर भी अपना शांत आत्मविश्वास बनाए रखा, जिसका मतलब था कि उसने हांग बिन को, जो संभावित रैंकिंग में पहले स्थान पर था, अपनी नजरों में नहीं रखा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह एक उबाऊ, एक तरफा कुचलने वाली परीक्षा होगी। हालांकि कोई है जिसने मेरी रुचि जगाई है। मुझे बताएं कि यह संयुक्त परीक्षा शानदार होगी। यह सुनकर श्रोतागण तुरंत उत्साहित हो गए। क्या वह हांग बिन है? वह अवश्य ही वरिष्ठ भाई हांग बिन के बारे में बात कर रहे होंगे, जैसा कि वरिष्ठ भाई हांग बिन से उम्मीद थी। यहां तक कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय के लोगों ने भी वरिष्ठ भाई हांग बिन की ताकत को स्वीकार किया है। हाँ, तो उनके पास डरने के लिए लोग हैं। इस बार हम आखिरकार कुछ आत्मविश्वास पा सकते हैं। शायद सीनियर भाई होंग बिन हमें जीत की ओर ले जा सकें। इस समय जियांग चेंग ने पलटकर कहा, अर्जुन, मैं वास्तव में आपसे लड़ने के लिए उत्सुक हूं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा मैदान शांत हो गया। अध्याय 284 यात्रा करने वाला ड्रैगन डिपर कदम। क्या? उसने किसे कहा? अर्जुन, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों को जिस व्यक्ति की परवाह है, वह वरिष्ठ भाई हांग बिन नहीं होना चाहिए? जियांग चेंग के शब्दों से सभी की निगाहें अर्जुन पर टिक गईं। ओह, चू यांकी ने कहा, जियांग चेंग जिस व्यक्ति की सबसे अधिक परवाह करता है, वह वास्तव में अर्जुन है? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हांग बिन ने गुस्से से कहा, जियांग चेंग, क्या तुमने गलत व्यक्ति को देखा है? मैं ही तुम्हें हराना चाहता हूं। मैं नंबर 1 विशेषज्ञ हूं। जियांग चेंग ने हांग बिन को अनदेखा किया और सीधे अर्जुन की ओर देखा। उसने अपने होंठ चाटे और कहा, अर्जुन, मैं तुमसे लड़ने के लिए उत्सुक हूं। शुरू से ही मुझे पता था कि तुम उनसे अलग हो। मुझे पता है कि तुम्हारी ताकत बहुत गहराई से छिपी हुई है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या शानदार प्रदर्शन था। आप जानते हैं कि मैं कोई ऐसा कचरा नहीं हूं जिसे आसानी से धमकाया जा सके,
लेकिन आपने मेरी सतर्कता कम करने के लिए मुझे 3 बार और 4 बार उकसाया है। रुको। अचानक अर्जुन की आंखों से गुस्से का एक गोला फूट पड़ा। तो मु जुएकी पर घात लगाने वाला व्यक्ति था। जियांग चेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसकी व्यवस्था की थी। क्या आपको लगता है कि उस रात ड्रंकन ड्रीम पैवेलियन में मेरा शो अच्छा था? यह वास्तव में सिर्फ आपके लिए था? क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मुरोंग वांकिंग और दूसरे लोग साइड में थे, लेकिन फिर भी मैंने आपसे लड़ने के लिए खुद को अपमानित किया? सब कुछ प्रकाश में आ गया था। जियांग चेंग हर धनी महिला पर विशेष ध्यान देता था। वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि मुरोंग वांकिंग के मौजूद रहते हुए अर्जुन को भड़काकर उसका अपहरण कर ले? क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि म्यू जुएकी उस रात शराबी सपनों के मंडप में बाहरी संप्रदाय के दूतों का मनोरंजन करेगी। उसने केवल अर्जुन की उत्पत्ति का उपयोग म्यू जुएकी के खिलाफ साजिश रचने के लिए किया। उसे समय का पूरा ज्ञान था। उसने पहले तो हंगामा किया, फिर मुरोंग वांकिंग का गुस्सा भड़काया। जब उसे मुरोंग वांकिंग ने पीटा तो उसने ऐसा दिखावा किया कि उसे वापस लड़ने की हिम्मत नहीं है। जब तमाशा खत्म होने वाला था तो म्यू जुएकी वहां से गुजरा। म्यू जुएकी के चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से अर्जुन को मौके पर दोषी नहीं ठहराएगी। जब तक वह अर्जुन और कुछ सफेद कपड़े पहने विशेषज्ञों के साथ ड्रंकन ड्रीम पैवेलियन से बाहर निकलती है, जिसका वह गुप्त रूप से इंतजार कर रही थी, वह म्यू जुएकी को छीनने में सक्षम होगी। जियांग चेंग ने कहा, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप म्यू जुएकी को बचा पाएंगे। इससे हमारी पूरी योजना बाधित हो जाएगी। तुम कमीने। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से से कहा, वरिष्ठ बहन जू क्यूई तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखती थी। भले ही तुमने उसे धमकाने के लिए उसके धर्म भाई का नाम इस्तेमाल किया हो, फिर भी उसका दिल तुम्हें फाड़ने का नहीं था। तुम वास्तव में उसे मरवाना चाहते थे। यह सुनकर मुरोंग वांकिंग ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा। उसकी आंखें थोड़ी दुखी थीं। जियांग चेंग ने अपने कंधे उचकाए, मेरे लिए सब कुछ एक उपकरण मात्र है। सबसे अच्छी बात यह है कि वे सिर्फ शतरंज के मोहरे हैं, जिन्हें कभी भी बलिदान किया जा सकता है। ये शब्द सुनकर दर्शकों में मौजूद म्यू जुएकी का चेहरा बेहद उदास हो गया। ठीक है, जियांग चेंग ने अपने हाथ फैलाए और कहा, जो आप जानना चाहते हैं उसे समझाने में मैंने पहले ही अपना समय बर्बाद कर दिया है। अर्जुन, मैं वास्तव में तुमसे लड़ने के लिए उत्सुक हूं। तुम्हें जियांग लोंग और अन्य लोगों से बीच रास्ते में नहीं मिलना चाहिए और उनके द्वारा मारा नहीं जाना चाहिए। जहां तक गहन आकाश संप्रदाय का सवाल है, अखाड़े के बगल में बैठे रेफरी ने प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा नहीं की थी। जियांग चेंग के बोलने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, कृपया प्रतियोगिता के दोनों पक्षों को तैयार करें। अब मैं घोषणा करता हूं कि प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होगी। उस कमीने जियांग चेंग, हांग बिन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने वास्तव में मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की। मैं नंबर 1 विशेषज्ञ हूं। वह वास्तव में किसी अर्जुन के खिलाफ लड़ने की उम्मीद कर रहा था। उसने वास्तव में अपनी कुत्ते जैसी आंखें अंधा कर लीं। लेकिन यह अच्छा है। मैं जियांग चेंग को वह ताकत दिखाऊंगी जिसने उसे चौंका दिया और उसे बताऊंगी कि मुझे कम आंकने का क्या नतीजा होगा। इस समय लुओ युआन पहले से ही जियांग चेंग के सामने खड़ा था। लुओ युआन ने एक अजीब कदम उठाया और जियांग चेंग के पास जाने लगा। अरे, मेरी परीक्षा पास करने के बाद आइए इस बारे में सोचें कि अर्जुन से कैसे निपटना है। शर्त यह है कि आप मुझे हरा सकें। लुओ युआन के कदम बहुत अजीब थे। वह न तो सीधी रेखा में चलता था, न ही तेज गति से। इसके बजाय उसके पैर हमेशा जमीन पर गोल गोल घूमते रहते थे। उसका शरीर बाएं और दाएं घूम रहा था, जिससे लोगों को एक तरह की अनिश्चित दृश्य अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि लुओ युआन की परछाई और भी धुंधली होती जा रही थी। धीरे धीरे
लुओ युआन के पीछे कई छायाएं दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे 7 या 8 लोग पंक्तिबद्ध होकर एक साथ चल रहे हों। वे छायाएं हर समय लुओ युआन का पीछा करती थी। हर कदम पर लुओ युआन के असली शरीर के पीछे एक और छाया होती थी। तुम लॉन्ग गैंग स्टेप्स, जियांग चेंग ने उसके कंधों को गले लगाया और सिर हिलाया। क्या आप मेरी चाल ढाल की तकनीक जानते हैं? लुओ युआन दंग रह गया। मैं पहली बार इसका प्रयोग कर रहा हूं। हाँ, यह वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है, जियांग चेंग ने कहा। मैं रोमिंग ड्रैगन एस्ट्रल स्टेप्स के बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उन्हें सीखेंगे। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग चेंग ने लापरवाही से एक अर्धचंद्राकार युआन क्यूई बाहर फेंक दिया। लुओ युआन ने अपनी बाहें पार कर लीं और उसकी मुद्रा ऐसी थी जैसे वह किसी अदृश्य पानी की टंकी को गले लगा रहा हो। जब जियांग चेंग के अर्धचंद्राकार युआन क्यू ने हमला किया, तो लुओ युआन ने अचानक अपनी पार की हुई बाहें लहराईं। अर्धचंद्राकार चंद्रमा युआन क्यू ने अचानक दिशा बदल ली। वह समकोण पर घूम गया और बाईं ओर सीधा उड़ गया। यह दृश्य देखकर सभी दर्शक आश्चर्य से चिल्ला उठे। जियांग चेंग ने अपना हाथ हिलाया और दर्जनों अर्धचंद्राकार युआन क्यू लुओ युआन की ओर फेंके। जहां तक लुओ युआन के शरीर की बात है, तो वह अभी भी एक चाप बनाए हुए था। उसके हाथ धीरे धीरे खिसकने लगे और उसके दोनों हाथ भी गोलाकार गति में घूमने लगे। उनमें से उसकी हथेलियों पर गोल और चिकनी युआन क्यू रेखाएं थीं, जो हवा में एक गोलाकार प्रक्षेपवक्र छोड़ रही थी। एक बार जब युआन क्यूई लुओ युआन के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर गया, तो वे एक के बाद एक घूम गए और उनमें से 3 वास्तव में उसी तरह वापस आ गए। उसने जियांग चेंग की ओर गोली चलाई। बहुत शक्तिशाली, अर्जुन और अन्य सभी ने प्रशंसा की। यह बच्चा लुओ युआन, यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। शेन लिनहाई हैरान था। क्या इस तरह की अजीब हथेली तकनीक सभी युआन क्यूई को पलटने में सक्षम नहीं है? अरे, देखते हैं इस बार तुम कितने घमंडी हो। लुओ युआन ने अपने दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाया। यह कदम अभूतपूर्व रूप से लंबा था और वास्तव में यह 10 मीटर दूर था। उसके शरीर ने मैदान पर एक विशाल चाप की छवि छोड़ी। 7 या 8 काली परछाइयां जो बिल्कुल लुओ युआन की तरह दिखती थीं, एक ही समय में लुओ युआन का पीछा करने लगीं। लुओ युआन एक कदम के साथ जियांग चेंग के सामने पहुंचा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी पूरी हथेली अर्धवृत्ताकार युआन क्यूई के घेरे में लिपटी हुई थी, जिससे एक वामावर्त और वामावर्त युआन क्यूई क्षेत्र बन गया। घूमते ड्रैगन पाम, लुओ युआन ने अपने शरीर को झुकाया और तुरंत अपनी हथेली जियांग चेंग की ओर थपथ पाई। जियांग चेंग ने आधा कदम पीछे हटकर अपने बाएं हाथ को धीरे से सहलाया, जिससे उसके सामने एक अंडाकार आकार की युआन क्यूई ढाल रह गई। युआन क्यूई ढाल अतुलनीय रूप से मजबूत दिख रही थी, जो आधे मीटर की आश्चर्यजनक मोटाई तक पहुंच गई थी। उसकी युआन क्यूई की ताकत भी बहुत अधिक थी, जिससे ढाल की रोशनी बेहद चमकदार हो गई थी। यहां तक कि एक विशेषज्ञ भी इस स्तर की युआन क्यूई ढाल को आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन लुओ युआन के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। उसने अपनी हथेली ढाल पर पटकी और उसके पीछे 7 प्रतिरूप प्रकट हुए। बैंग 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 बैंग। लुओ युआन की हथेली ने पहले ढाल पर थपथपाया और उसके पीछे की 7 या 8 प्रतिरूपों ने भी ठीक उसी मुद्रा में ढाल पर थपथपाया। उन प्रतिरूपों में वास्तव में आक्रामक क्षमताएं हैं। अखाड़े के नीचे बैठे दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं। पहले तो उन्होंने सोचा कि लुओ युआन की हरकत के कारण ये छवियां खींची गई थीं, लेकिन उन्हें इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। अध्याय 285 सुपर मजबूत लुओ युआन। लुओ युआन की हथेली ने युआन क्यूई ढाल पर प्रहार किया, जिससे दक्षिणावर्त और वामावर्त युआन क्यूई टकराव बिंदु बन गया। लुओ युआन की हथेली के चारों ओर कुल 5 अर्धचाप के आकार की युआन क्यूई घूम रही थी। पहली, तीसरी और 5वीं घड़ी की दिशा में घूम रही थी, जबकि अन्य 2 घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही थी।
जैसे ही यह हथेली का प्रहार युआन क्यूई ढाल पर पड़ा, इसने तुरंत एक अराजक आभा पैदा कर दी। इसने वास्तव में स्थिर युआन क्यूई ढाल को अचानक विघटित कर दिया। युआन क्यूई की 7 या 8 किस्में भी ढाल से टकराईं, जिससे युआन क्यूई ढाल की अपघटन प्रक्रिया तेजी से बढ़ गई। भीड़ की निगाहों के सामने इतनी शक्तिशाली युआन क्यूई ढाल वास्तव में कई युआन क्यूई पट्टियों में विभाजित हो गई, जो 2 सेकंड के भीतर सभी दिशाओं में बेतरतीब ढंग से फैल गईं। एक ढाल पूरी तरह से ढह गई। वाह! तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लुओ युआन मूर्खतापूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं था। जब उसकी दाहिनी हथेली ने ढाल को विघटित कर दिया, तो उसकी बाईं हथेली ने जियांग चेंग के पेट पर जोरदार तमाचा मारा। अराजक युआन क्यू क्षेत्र तुरंत जियांग चेंग के पेट के चारों ओर घूम गया। जियांग चेंग के हथेली पर वार करने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन फिर एक और भी चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। लुओ युआन के पीछे की 7 या 8 छवियां वास्तव में उसका पीछा कर रही थीं। वह जियांग चेंग की पीछे हटने वाली चाल का पीछा करते हुए उड़ गया। जियांग चेंग ने अचानक यात्रा के बीच में अपना रास्ता बदल दिया। उसने पीछे हटने से लेकर दाईं ओर जाने तक एक बड़ा मोड़ लिया, और लुओ युआन की छवि भी एक तार में खिंच गई, इसी तरह यात्रा के बीच में दाईं ओर चली गई। बैंग 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 बैंग। अंततः 7 या 8 प्रतिबिंब जियांग चेंग तक पहुंचे, और जियांग चेंग के पेट पर, जहां लुओ युआन ने उसे मारा था, कुल 8 हथेलियां लगी थीं। अराजक युआन क्यू क्षेत्र के कारण जियांग चेंग का शरीर विकृत होने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और शक्तिशाली आदिम सूक्ष्म क्यू के साथ उसने युआन क्यू क्षेत्र को तितर-बितर कर दिया। अरे! लुओ युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, जब तक यह दुश्मन है जिस पर मैंने प्रहार किया है, तब तक उसके लिए मेरी छवि से बच पाना असंभव है। बोलते समय लुओ युआन ने अपनी अजीब हरकतें जारी रखी। अपने पीछे उसने पहली, दूसरी और तीसरी छवियां खोलीं। ये प्रतिबिंब एक-एक करके तब तक बढ़ते रहे, जब तक कि वे 7वें और 8वें प्रतिबिंब के बीच चरम पर नहीं पहुंच गए। दर्शकों ने ऐसा अनोखा युद्ध कौशल पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे जोर से शोर मचाने से खुद को रोक नहीं सके। क्या अब आपको आदिम सूक्ष्म क्यूई से बाहर कर दिया गया है? लुओ युआन आत्मविश्वास से मुस्कुराया। जियांग चेंग ने लापरवाही से अपने शरीर से धूल झाड़ दी, जिससे उसके पेट पर एक सर्पिल टूटा हुआ क्षेत्र बन गया, और यहां तक कि उसके पेट पर एक सर्पिल चोट का निशान भी बन गया। जियांग चेंग ने सिर हिलाया, वास्तव में यह बहुत शक्तिशाली है। बोलते समय उसने एक लंबी कृपाण निकाली और उसे ऊपर उठा लिया। इस समय उसकी लंबी कृपाण से अनगिनत कृपाण रोशनियां अचानक फैल गईं। ये कृपाण रोशनियां तेजी से फैल गईं और गोल अखाड़े को घेर लिया, जिससे एक पूरी पंक्ति बन गई। चारों ओर देखने पर ऐसा लग रहा था मानो अखाड़े का किनारा एक चमकती हुई बाढ़ से ढका हुआ हो। जियांग चेंग का दाहिना हाथ एक बार फिर कांप उठा। लंबे कृपाण से कृपाण की बहुत सी रोशनी फैल गई। कृपाण की रोशनी तेजी से फैल गई और अखाड़े के किनारे पर कृपाण की रोशनी के अंदरूनी किनारे से टकरा गई, जिससे थकावट का दूसरा दौर शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि कृपाण की रोशनी के ये 2 घेरे पहले ही 400 से 500 धागों तक पहुंच चुके थे। इस दृश्य ने अखाड़े के नीचे मौजूद प्रतियोगियों को ठंडी हवा में सांस लेने पर मजबूर कर दिया। अगर उस पर एक ही समय में इतने सारे कृपाण लाइटों से हमला किया जाता, तो शायद वह चकनाचूर हो जाता, है ना? आओ, मेरी यह चाल आजमाओ। जियांग चेंग ने तलवार को काट दिया और उसे लुओ युआन पर निशाना बनाया। उसी समय अखाड़े के चारों ओर कृपाण प्रकाश के 2 घेरे भी सीधी मुद्रा से सपाट मुद्रा में बदल गए। सभी कृपाण की नोकें लुओ युआन पर लक्षित थीं, और फिर सैकड़ों कृपाण रोशनी लुओ युआन की ओर स्वोश 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 के साथ चली। लुओ युआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसका शरीर अचानक डूब गया था। जिस क्षण लुओ युआन का शरीर डूबा,
एक अदृश्य दबाव आसमान से उतरा और निर्दयता से लुओ युआन को अपने आगोश में ले लिया। लुओ युआन के पैरों के नीचे दबाव ने एक अतुलनीय रूप से बड़े सर्पिल गड्ढे को दबा दिया। गड्ढे का व्यास 10 मीटर तक पहुंच गया। लुओ युआन को केंद्र बनाकर गड्ढे की गहराई आश्चर्यजनक रूप से 3 इंच थी। जिस क्षण अजीब गोलाकार गड्ढा दिखाई दिया, एक 10 मीटर व्यास वाला युआन क्यूई प्रकाश ढाल जमीन से ऊपर उठा। इसने लुओ युआन के पूरे शरीर को घेर लिया और प्रकाश ढाल की सतह युआन क्यूई का एक इंद्रधनुष थी जो आगे और पीछे बह रही थी। संपूर्ण युआन क्यूई रोशनी एक बड़ी सर्पिल गेंद की तरह दिखती थी जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों थी। जियांग चेंग की सैकड़ों कृपाण किरणों के ऊपर से गुजरने के बाद वे सभी प्रकाश की गेंद की सतह पर बहने वाली युआन क्यूई से परेशान हो गए और अनगिनत कृपाण किरणें हर जगह चली गईं। लुओ युआन प्रकाश के गोले के अंदर तेजी से आगे बढ़ा और प्रकाश के गोले की गति भी तेज थी। पलक झपकते ही 400 से 500 कृपाण किरणें उड़कर आ गईं। कोई भी कृपाण किरण अपने पिछले हमले के रास्ते पर नहीं टिक पाई, या तो अशांति के कारण आसमान में उड़ गई या फिर सभी दिशाओं में बेतरतीब ढंग से उड़ गई। हे भगवान, जल्दी करो और बचो! मैदान के नीचे लड़ाई देख रहे प्रतियोगियों ने अचानक अपना सिर झुका लिया। उनकी पीठ के ऊपर से अस्तव्यस्त कृपाणुमा रोशनियां उड़ गईं। अब जवाबी कार्रवाई करने की बारी मेरी है। लुओ युआन मुस्कुराया और जियांग चेंग के पास पहुंचा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रोशनी का विशाल गोला उसके पीछे पीछे चला। जब प्रकाश के गोले का किनारा जियांग चेंग के पास पहुंचा, तो जियांग चेंग अचानक प्रकाश के गोले पर घूमते हुए अशांति द्वारा चूसा गया। उस समय सभी ने देखा कि जियांग चेंग का पूरा शरीर प्रकाश की गेंद द्वारा अवशोषित हो गया था और उसका शरीर प्रकाश की गेंद की सतह के विरुद्ध तेजी से दक्षिणावर्त घूमने लगा। इसके तुरंत बाद उसकी ऊंचाई कम हो गई और जब उसे विपरीत गड़बड़ी का सामना करना पड़ा, तो वह तुरंत दक्षिणावर्त से वामावर्त में बदल गया। आओ! लुओ युआन ने अपना बायां हाथ उठाया और पीछे खींच लिया। जियांग चेंग तुरंत प्रकाश की गेंद को भेदता हुआ लुओ युआन की ओर उड़ गया। इसके बाद लुओ युआन की हथेली ने जियांग चेंग की छाती पर थपकी दी। उसी समय 7 या 8 प्रतिरूप तुरंत पीछे आए और जियांग चेंग के शरीर पर थपकी दी। जियांग चेंग ने खून का एक बड़ा मुंह बाहर निकाला और पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि एक बार जब वह प्रकाश की गेंद में उड़ गया, तो वह फिर से अंदर की ओर खिंच गया और प्रकाश की गेंद की सतह के खिलाफ तेजी से घूमता रहा। हा! कितना शक्तिशाली! दर्शक आश्चर्यचकित हो गए और जोर से जयकारे लगाने लगे। ऐसा लगता है कि हम जीतने जा रहे हैं। शेन लिनहाई ने अविश्वास में लड़ाई को देखा और सुखद आश्चर्यचकित हुआ। लुओ युआन, यह बदमाश! उसने वास्तव में पहाड़ के पीछे चाबुक का अभ्यास करके अपनी शक्तिशाली ताकत को गुप्त रूप से छुपाया था। हर कोई जयकार कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली। उन्हें हमेशा लगता था कि चीजें इतनी सरल नहीं होनी चाहिए। बेशक, लुओ युआन की ताकत अप्रत्याशित रूप से मजबूत थी। यह निश्चित था, लेकिन क्या जियांग की सफलता बहुत आसान नहीं थी? जैसे ही अर्जुन को इस तरह की चिंता महसूस हुई, जैसी की उम्मीद थी, अखाड़े पर युद्ध का मैदान अचानक बदल गया। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और पूरे मैदान का तापमान एकदम से जमने लगा। लेकिन फिर ठंड का तापमान और भी कम हो गया। यह पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कम हो गया था। यहां तक कि लुओ युआन की अजेय प्रकाश ढाल भी चौंकाने वाली ठंडी ऊर्जा से जम गई थी। प्रकाश के गोले की घूर्णन गति पूरी तरह से गायब हो गई और पीछे केवल 10 मीटर व्यास का बर्फ का गोला रह गया। वह क्या है? सभी की खुशी अभी भी गर्म थी, लेकिन उसके बाद जो अजीब दृश्य दिखा, उसने उन्हें तुरंत चौंका दिया। अध्याय 286 इंडिगो। बहुत ठंड है। मैदान के नीचे खड़े प्रतियोगियों ने अपने कंधों को पकड़ लिया और ठंड से खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपनी युआन क्यूई घुमाई।
अखाड़े के नीचे के लोग बेहद ठंडे थे। लुओ युआन का तो कहना ही क्या, जो अखाड़े पर ठंडी ऊर्जा के केंद्र क्षेत्र में खड़ा था। इस समय लुओ युआन के चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था। उसके बाल और पलकें जम गई थीं। यह असंभव है, शेन लिनहाई चौंक गया। क्या युआन क्यूई वास्तव में जमाया जा सकता है? मुरोंग वांकिंग ने गहरी आवाज में कहा, युआन क्यूई जमी नहीं है। उस बर्फ के गोले ने सिर्फ युआन क्यूई गेंद का आकार छोड़ा है। वास्तव में लुओ युआन का युआन क्यूई बेहद कम तापमान के कारण पहले ही रुक चुका है। प्रकाश की गेंद के शीर्ष को देखते हुए जियांग चेंग हल्के से अखाड़े में कूद गया। तुम? लुओ युआन ने आश्चर्य से जियांग चेंग को देखा। जियांग चेंग ने अपनी गर्दन झुकाई और कहा, मूल रूप से मैं आपसे निपटने के लिए हाओरन संप्रदाय की तकनीकों का उपयोग करने वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी ताकत पहले से ही उससे आगे निकल गई है, जिसे आप सभी जियांग चेंग के रूप में जानते हैं। जियांग चेंग की पिछली ताकत को देखते हुए उसे बिना किसी संदेह के पराजित किया जाना चाहिए। हालांकि जियांग चेंग ने वास्तव में इस तथ्य को छिपाया कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय की साधना तकनीक का उपयोग नहीं किया गया था। जियांग चेंग ने बोलते हुए अपनी कृपाण उठाई और लुओ युआन की ओर तान दी। कृपाण की सतह तुरंत जम गई और बर्फ की कृपाण में बदल गई। तापमान लगातार कम होता जा रहा था। तापमान का पूरा केंद्र क्षेत्र मैदान को घेर रहा था। यहां तक कि मैदान के ऊपर की हवा भी अत्यधिक कम तापमान के कारण जमने लगी थी। आह! लुओ युआन गुस्से से दहाड़ा। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसके शरीर पर जमी सारी बर्फ झड़ गई। फिर वह तुरंत एक चाप में जियांग चेंग की ओर चल पड़ा। आदिकालीन डिपर क्यूई लुओ युआन के शरीर में फट गया। तुम लोंग टुनफेंग! लुओ युआन ने जियांग चेंग को हवा में थप्पड़ मारा। एक पारदर्शी 5 मीटर ऊंचा युआन क्यू ताड़ का पेड़ तुरंत जियांग चेंग फेई की ओर उड़ गया। उसके बाद 7 या 8 अन्य प्रतिबिंब भी उड़े। युआन क्यू ताड़ के पेड़ों की एक कतार एक पंक्ति में उड़ गई। जियांग चेंग ने अपना बायां हाथ उठाया और युआन क्यूई ढाल तुरंत उसके सामने संघनित हो गई और युआन क्यूई ढाल तुरंत जम गई। वह बिना किसी गति के बीच हवा में मंडराता रहा। पेंग! पहली युआन क्यूई हथेली ने ढाल पर थपथपाया। उसके बाद दूसरी, तीसरी और 8वीं युआन क्यूई हथेलियों ने भी थपथपाया। हालांकि बर्फ की ढाल बिल्कुल भी नहीं हिली। यह इतनी मजबूत थी कि हर किसी के लिए यह समझ से परे थी। स्थानांतरण! लुओ युआन ने अपने दाहिने हाथ से अपनी मुट्ठी बंद की और उसे अचानक हिलाया। बर्फ की ढाल पर दबाव डाल रहे युआन क्यूई हथेलियों पर अव्यवस्थित युआन क्यूई क्षेत्रों की परतें दिखाई दीं। दो तरफा भंवर ने बर्फ की ढाल को तोड़ने की कोशिश की। यह चाल उस समय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी जब लुओ युआन ने जियांग चेंग की युआन क्यूई ढाल को नष्ट कर दिया था। लेकिन इस बार वह असफल रहा। बर्फ की ढाल की चमक अचानक बढ़ गई, सफेद बर्फ के रंग से हल्के नीले रंग में। चाहे युआन क्यू की सभी हथेलियां कितनी भी कोशिश कर ले, हल्के नीले रंग की बर्फ की ढाल हिली नहीं। मैदान का तापमान पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कम था। लुओ युआन केवल एक पल के लिए रुका और ठंड ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। यह मैदान की ओर भी फैल गया, जिससे लुओ युआन बर्फ के आदमी में बदल गया। लुओ युआन ने जल्दी से अपने शरीर पर जमी बर्फ की परत को हिलाया और चकनाचूर कर दिया। उसके बाद वह आगे बढ़ता रहा ताकि वह फिर से जम न जाए। जियांग चेंग ने बर्फ की ढाल को पार कर लिया और लुओ युआन की ओर चलना शुरू कर दिया। तुम हार गए। अपनी तुरही स्वयं बजाओ। लुओ युआन ने तुरंत अपनी बाहें लहराईं और जियांग चेंग पर पूरे 10 हथेलियां फेंकी। उसके पीछे की छवियों ने भी 10 हथेलियां बाहर निकालीं और कुल 90 युआन क्यू हथेलियां उड़ गईं। हा, छोटे कचरे, अपना समय बर्बाद मत करो। दूसरी तरफ जियांग लोंग ने उसके कंधों को गले लगाया और बेतहाशा हंसा। जियांग चेंग की बर्फ की ढाल को तोड़ना मेरे लिए भी मुश्किल है। क्या? दर्शक चौंक गए।
यहाँ तक कि जियांग लोंग, वह मानव जैसा राक्षस, जियांग चेंग की बर्फ की ढाल को भी नहीं तोड़ सका। लेकिन इस बार जियांग चेंग ने खुद को बचाने के लिए बर्फ की ढाल का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और मैदान का तापमान तुरंत फिर से गिर गया। मैदान के ऊपर की हवा एक अजीब हल्के नीले रंग में बदल गई। यह रंग अत्यंत कम तापमान के कारण उत्पन्न हुआ था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि लुओ युआन द्वारा भेजा गया युआन क्यूई पाम वास्तव में धीमा हो गया था और भयावह ठंडे वातावरण में धीमा और धीमा होता जा रहा था। अंत में युआन क्यू के सभी ताड़ के पेड़ बर्फ के पेड़ों में बदल गए और जियांग चेंग के सामने 5 मीटर की दूरी पर मंडराते रहे और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। जियांग चेंग ने अपनी कृपाण उठाई और नीचे वार किया। एक फीकी नीली बर्फ की कृपाण रोशनी भयावह रूप से कम तापमान के साथ लुओ युआन की ओर बढ़ी और यहां तक कि जहां कृपाण रोशनी उड़ी वहां हवा में फीके नीले निशानों की एक श्रृंखला भी छोड़ गई। लुओ युआन को लगा कि यह कृपाण का वार असामान्य था और वह सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने जल्दी से चकमा दिया, लेकिन उसने पाया कि उसकी हरकतें भी धीमी हो गई थी। सौभाग्य से दोनों पक्ष काफी दूर थे। लुओ युआन के पास पर्याप्त समय था और वह इस हमले से बाल बाल बच गया। लेकिन अब लुओ युआन का पूरा शरीर पहले से ही हल्के नीले रंग की बर्फ से ढका हुआ था और वह बर्फ किसी भी समय जम सकती थी। दूसरी ओर लुओ युआन का चेहरा और अधिक पीला पड़ गया। क्या आपको लगता है कि आपकी युआन क्यूई सुचारू रूप से नहीं चल रही है? जियांग चेंग लुओ युआन की ओर चला गया। अभी कम तापमान के कारण आपकी युआन क्यूई धीमी हो गई है। आपका रक्त भी धीरे धीरे कम हो रहा है। वास्तव में मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस तापमान को थोड़ा और कम करने की जरूरत है। आपकी युआन क्यूई आपके शरीर की रक्षा करेगी और आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। जियांग चेंग एक नीली छाया में बदल गया और अचानक लुओ युआन को धक्का देकर उसके कंधे पर थपथपाया। इस बार लुओ युआन का दाहिना कंधा अचानक गहरे नीले रंग की बर्फ की परत से ढक गया। इसके बाद लुओ युआन का दाहिना कंधा तुरंत नीचे गिर गया। भयानक ठंड के कारण उसे अपने दाहिने कंधे की बोध शक्ति खोनी पड़ी। उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने कंधे पर गहरे नीले रंग की बर्फ को थपथपाया। नतीजतन उसका बायां हाथ वास्तव में बर्फ से चिपक गया और वह उसे हटा नहीं सका। उसने घबराहट में अपनी युआन क्यूई प्रसारित की, लेकिन उसकी युआन क्यूई बहुत धीमी थी। जियांग चेंग पीछे से आया और उसने लुओ युआन के बाएं कंधे पर अपनी हथेली रखी। लुओ युआन के बाएं कंधे पर गहरे नीले रंग की बर्फ की परत दिखाई दी। लगता है लड़ाई खत्म हो गई है। जैसे ही जियांग चेंग ने कहा, उसका हाथ अचानक हिल गया। इसके तुरंत बाद लुओ युआन का पूरा शरीर एक गहरे नीले रंग की बर्फ की मूर्ति में जम गया। रुको! अर्जुन चौंक गया। जियांग चेंग ने लुओ युआन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे उसके शरीर पर एक उंगली से हल्के से थपथपाना होगा और वह बर्फ के टुकड़ों में बिखर जाएगा। रुको! तुम पहले ही जीत चुके हो। मारने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन और अन्य लोगों के हाव भाव काफी बदल गए। यह जानते हुए कि जियांग चेंग से ऐसे शब्द कहना बेकार था, जियांग चेंग लुओ युआन को दयापूर्वक जाने नहीं दे सकता था, लेकिन अर्जुन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। ओह! मैं आपकी बात क्यों सुनूं? जियांग चेंग ने पहले ही अपनी तर्जनी उंगली पकड़ ली थी और किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार था। अर्जुन की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था जब वह हवा में उड़कर मैदान के किनारे पर पहुंचा। जियांग चेंग दंग रह गया और बोला, तुमने उसे बचाने की हिम्मत की? अगर तुम फिर से नियम तोड़ोगे तो तुम प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता खो दोगे। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, भले ही मैं खेल के नियमों को हार जाऊं, मैं तुम्हें लुओ युआन को मारने नहीं दे सकता। अर्जुन के दिमाग में एक पल कौंधा। उस समय उसने बॉर्डर सिटी में लुओफी से व्यक्तिगत रूप से वादा किया था कि वह लुओ युआन का ख्याल रखेगा।
भले ही वह अपनी जान जोखिम में डाल दे, लेकिन वह अपनी आंखों के सामने लुओ युआन को नहीं मरने दे सकता था। अध्याय 287 पूरा करना। जियांग चेंग की आंखें फड़क उठीं और उसने कहा, क्या अब तुम एक भारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो? क्या तुम हार को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? अगर तुम किसी को बचाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता खो देते हो, तो क्या तुम उन उम्मीदों के लायक हो जो स्वर्गीय दाओ ओल्ड मैन ने तुम पर रखी हैं? अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए विशाल कृपाण को अपने सामने रख लिया। उसकी ठंडी निगाह कृपाण के ब्लेड को भेदती हुई सीधे जियांग चेंग पर चली गई। भले ही मैं प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता खो दूं, फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूं, है ना? उसने कहा। जियांग चेंग को यह काफी दिलचस्प लगा। मैं एक प्रतियोगी हूं। यदि आप नियम हार जाते हैं, तो आप एक दर्शक बन जाएंगे। यदि आप मुझ पर हमला करना चाहते हैं, तो आपको 12 कुलों द्वारा रोक दिया जाएगा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें चुनौती दूं? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें औपचारिक रूप से चुनौती देना चाहता हूं। चलो हाओतियन शहर के बाहर मौत से लड़ते हैं। क्यों? क्या तुम्हारे शिष्य स्वर्ग और पृथ्वी से नहीं डरते? क्या तुम दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों के सामने मेरी चुनौती को अस्वीकार करना चाहते हो? जियांग चेंग ने अपना सिर हिलाया। टस्क, तुम सच में पागल हो। गहन आकाश संप्रदाय यहां अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए आया था। यदि वे चुनौती स्वीकार नहीं करते, तो क्या वे भयभीत नहीं हो जाते? फिर वहां किस प्रकार की शक्ति थी? हालांकि अगर वह इसे स्वीकार कर लेता है, भले ही वह हाओतियान शहर के बाहर अर्जुन को मार डाले, तब भी इसे निजी लड़ाई माना जाएगा और उसे प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पागल, तुम कुछ नहीं कर सकते। जियांग चेंग ने अपना सिर हिलाया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शुरू में लुओ युआन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना था। मुझे तुम्हारी जान चाहिए, अर्जुन। रेफरी, कृपया मैच का परिणाम घोषित करें। जियांग चेंग ने एक कदम पीछे हट लिया और लुओ युआन को मारने का प्रयास छोड़ दिया। यहां तक कि रेफरी ने भी राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, जियांग चेंग ने यह मैच जीत लिया है। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और लुओ युआन को नीचे लाया। उसने कहा, लुओ युआन को फ्रीज कर दो। हम पांचों लुओ युआन के लिए शुद्ध सार तकनीक जारी करते हैं। सूर्यास्त, तुम फ्रीज करने के लिए जिम्मेदार हो। अर्जुन और अन्य लोगों ने लुओ युआन के शरीर में शुद्ध तात्विक ऊर्जा स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, क्योंकि लुओ युआन बहुत जल्दी जम गया था। अगर किसी व्यक्ति को एक पल में जम जाए, तो भी उसे बचाया जा सकता है। मुरोंग वांकिंग ने अपनी हथेली नीली बर्फ पर रखी। फिर उसने बर्फ को छेदने और उसे पिघलाने के लिए एक हल्की आग का इस्तेमाल किया। फिर उसने तापमान का इस्तेमाल करके धीरे धीरे लुओ युआन की हालत को कम किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 6 में से कोई यहां रुकेगा, मो हाई ने गहरा अफसोस जताया। लुओ युआन की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से शीर्ष 10 में आगे बढ़ सकता था, लेकिन अंत में वह जियांग चेंग से मिला और शीर्ष 50 में रुक गया। अर्जुन ने अपने दिल में गुस्से के एक विस्फोट को दबा लिया। वह लड़ने की अपनी इच्छा पर नियंत्रण खोने वाला था, लेकिन खेल के नियमों के कारण उसके पास कोई कदम उठाने का मौका नहीं था। तीसरे दिन 2 और मैचों के बाद इसे समाप्त माना गया। सभी लोग हाओरान संप्रदाय में लौट आए, लेकिन उनके दिल भारी थे। गहन आकाश संप्रदाय से 4 विशेषज्ञ पहले ही प्रकट हो चुके थे, और उनमें से प्रत्येक ने अपने विरोधियों को अकल्पनीय तरीके से पराजित कर दिया था। आज इस स्थिति ने हमारे लिए विजय की सुबह देखना असंभव बना दिया है। दर्शक और भी अधिक घबरा गए। यहां तक कि लुओ युआन, जो इतना शक्तिशाली था, जियांग चेंग से हार गया। क्या यह हो सकता है कि सारी उम्मीदें वाकई अर्जुन पर टिकी हुई थीं? हालांकि अर्जुन हांगबिन जितना शक्तिशाली नहीं लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग चेंग का निर्णय गलत था? या फिर जियांग चेंग जानबूझकर हांगबिन को भड़काने के लिए ऐसा कर रहा था?
ऐसा लग रहा था जैसे यह सबकी मनोदशा को दर्शाने के लिए था। चौथे दिन मैदान पर हल्की बारिश हुई। उदास आसमान में काले बादल ऊपर की ओर दबाव डाल रहे थे, जिससे सभी को घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा कितनी दूर तक जाएगी। आज सुबह तीसरे मैच में 33वें स्थान पर चयनित जियांग यू मंच पर आए। उसकी प्रतिद्वंद्वी हाओरन संप्रदाय और क्यूई संप्रदाय की 5वीं स्तर की मूल रिटर्निंग रियल्म विशेषज्ञ थी। जियांग यू, मुझे खेद है, वरिष्ठ भाई ने कहा। गहन आकाश संप्रदाय के लोगों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने के लिए मुझे आज आपको हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा। जियांग यू ने सिर हिलाया, यह ऐसा होना चाहिए। जल्द ही मैच की घोषणा कर दी गई। जैसे ही क्यूई संप्रदाय का वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आया, उसने युआन क्यूई की किरणें फेंकी। युआन क्यूई की ये किरणें कोड़े की छाया की तरह थी, जो तेजी से हवा में घूम रही थी। जियांग यू फुर्ती से चाबुक की छाया में उछली, अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली उठाई और एक प्रभामंडल फेंका। वह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई भी क्यूई संप्रदाय का विशेषज्ञ था। यह स्पष्ट था कि बहुत पहले एक बांध था। जब उसने अपना युआन क्यूई इंद्रधनुष घुमाया, तो वह बाएं और दाएं भी कूद गया, हर समय प्रभामंडल से बचता रहा, उन्हें अपने ऊपर आने से रोकता रहा। जब दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति थी, तब जियांग यू जमीन पर उतर आया। जहां तक उस वरिष्ठ भाई का सवाल है, उसने एक अवसर पाया और जियांग यू की ओर दौड़ा। उसके हाथ में युआन क्यू की किरणें अचानक एक साथ सिकुड़ गईं और एक स्वर्ग को हिला देने वाले युद्ध के हथौड़े में संघनित हो गईं। जियांग यू, तुम हार गए, उस वरिष्ठ भाई के चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव था। नहीं, तुम हार गए, जियांग यू ने अपना सिर हिलाया। इस समय सीनियर भाई के पैरों के नीचे का अखाड़ा अचानक फट गया। जमीन से 5 मीटर लंबा विशालकाय युआन क्यूई प्रभामंडल उभरा। आह! यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को बहुत झटका लगा और उसका पूरा शरीर तुरंत एक विशाल युआन क्यूई प्रभामंडल द्वारा फंस गया। जैसे ही जियांग यू ने अपनी मुट्ठियां भींची, युआन क्यू का प्रभामंडल अचानक सिकुड़ गया और उसके साथ ही शिष्यों को भी बांध लिया। रुको, जियांग यू ने कहा, जब तक मैं थोड़ा और रखूंगा, तुम्हारा शरीर गला घोंट दिया जाएगा। बड़े भाई ने आह भरी। चाहे कुछ भी हो, उसने युआन क्यू वारहैमर को नीचे गिराने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपना सिर हिलाकर कह सकता था, मैं हार गया। लेकिन तुमने यह कैसे किया? जियांग यू ने अपना बायां पैर उठाया। सभी ने जल्दी से देखा। पता चला कि उसके बाएं पैर के नीचे मैदान की सतह पर एक गोलाकार छेद था। तो यह इस तरह है, वरिष्ठ भाई ने कड़वाहट से कहा, मैं आश्वस्त हूं। जियांग यू न केवल क्यूई संप्रदाय की एक शीर्ष विशेषज्ञ थी, बल्कि वह एक बहुत ही चतुर महिला भी थी। दोपहर में दूसरी लड़ाई, जो आज की छठी लड़ाई भी थी, अर्जुन की ओर से हुई, जिसका चयन 36वें स्थान पर हुआ था। अर्जुन, जिसने एक के बाद एक चमत्कार किए थे, और जियांग चेंग, जिसने उसे अलग तरह से देखा, ने अर्जुन को 12 संयुक्त परीक्षाओं में सबसे मजबूत डार्क हॉर्स बना दिया। उनके लिए दर्शकों की चीखें फेंग झाओ की चीखों से भी अधिक हो गई थी। क्या आप अंततः अर्जुन की असली ताकत देख सकते हैं? दर्शक बड़ी उत्सुकता के साथ मैच देखने आए थे। अर्जुन अपनी पीठ पर विशाल कृपाण लेकर अखाड़े में चला गया। वह स्वर्गीय गहन संप्रदाय के अंतिम शिष्य से मिलने के लिए बेहद उत्सुक था। हालांकि सच्चाई बेहद निराशाजनक थी। अर्जुन की प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक महिला पवनचंद्र संप्रदाय मार्शल कलाकार थी। अर्जुन ने अफसोस से आह भरी और कहा, चलो। महिला मार्शल कलाकार ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, जूनियर भाई अर्जुन, अपनी ताकत बनाए रखें। आपको हमारे ब्लू टाइड महाद्वीप के मार्शल कलाकारों के लिए अपनी गरिमा वापस हासिल करनी होगी। मैं इतनी भारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं।
बोलते हुए महिला मार्शल कलाकार ने जज से कहा, मैं हार स्वीकार करती हूं। यह परिणाम सभी के लिए अप्रत्याशित था और दर्शक बहुत निराश हुए। लेकिन साथ ही सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि वे अर्जुन का शानदार मैच नहीं देख पाए, लेकिन कम से कम अर्जुन ने शीर्ष 50 में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। अर्जुन ने महिला मार्शल कलाकार की ओर मुट्ठी बांधकर कहा, धन्यवाद वरिष्ठ बहन। अध्याय 288 असीम अहंकार। प्रतियोगिता का 5वां दिन आ गया था। आज सुबह तीसरे मैच में फेंग झाओकी, जो 43वें स्थान पर ड्रा हुआ था, मंच पर आया। हर कोई फिर से उत्साहित हो गया, लेकिन अंत में फेंग झाओकी का प्रतिद्वंद्वी भी एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था। फेंग झाओकी ने बिना तलवार निकाले ही जीत हासिल कर ली। मोहाई उसके पीछे था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि मोहाई का सामना 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग हाओ रान संप्रदाय के शिष्य से हुआ था। हालांकि वह एक भयंकर युद्ध से गुजरा था, फिर भी वह हार गया क्योंकि उसकी साधना बहुत कम थी। इस बिंदु पर शीर्ष 50 एडवांसमेंट टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। अर्जुन, मुरोंग वानकिंग, शेन लिनहाई, जियांग यू और फेंग झाओकी आगे बढ़े। मोहाई, ली किंगचुआन और लुओ युआन मामूली अंतर से हार गए और शीर्ष 50 से बाहर रह गए। रहस्यमयी 5वां स्वर्गीय गहन संप्रदाय का शिष्य कभी नहीं दिखा। इसके बाद अंतिम 25 का आयोजन हुआ। इस बार 2 अखाड़े एक में बदल गए थे। शीर्ष 25 के लिए 50 विशेषज्ञ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उन्होंने कुल 5 दिनों तक हर दिन 5 लड़ाइयां लड़ी। 25 लोग बाहर हो गए, जिससे 25 लोग पीछे रह गए। इस दिन सभी लोग समूह बनाकर लॉटरी निकालते थे। अर्जुन ने तीसरा, मुरोंग वानकिंग ने छठा, शेन लिनहाई ने 13वां, फेंग झाओकी ने 20वां और जियांग यू ने 22वां स्थान प्राप्त किया। यह परिणाम देखकर सभी ने राहत की सांस ली। कम से कम अब उन पांचों को एक दूसरे से लड़ना नहीं पड़ेगा। प्रतियोगिता के पहले दिन पहली लड़ाई वास्तव में जियांगलोंग की उपस्थिति थी। जियांगलोंग के अखाड़े में कदम रखने के बाद उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी, जो पहली नज़र में अखाड़े के नीचे थी। जियांगलोंग ने अपने होंठ चाटे और उत्साह से कहा, जियांग चेंग तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। मुझे नहीं पता कि तुम इसके लायक हो या नहीं, लेकिन मैं भी तुमसे लड़ने के लिए उत्सुक हूं। जैसे ही उसने बात की, जियांगलोंग ने अपनी बड़ी मुट्ठी लहराई। अर्जुन, अगली बार तुम्हें निश्चित रूप से मेरे समूह में शामिल होना होगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से तुम्हें मारने दो। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जियांगलोंग को ठंडे भाव से देखा। बेहतर होगा कि तुम मेरे समूह में मत रहो, नहीं तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हा 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 हा। दिलचस्प। जियांगलोंग ने ऊपर देखा और हंसा। दर्शकों को हंसी से आश्चर्य हुआ और उन्होंने अर्जुन के साहस की भी प्रशंसा की। अब तक अर्जुन एकमात्र व्यक्ति होना चाहिए जिसने जियांगलोंग को सीधे चुनौती देने की हिम्मत की। बाकी लोगों में जियांगलोंग की ओर देखने का भी साहस नहीं था। घटनास्थल पर अर्जुन और जियांगलोंग के बीच टकराव के कारण बारूद की तेज गंध फैल गई। मेरा प्रतिद्वंद्वी कहाँ है? जियांगलोंग दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी भयंकर थी कि अखाड़े से बिजली गिरने जैसी आवाज आ रही थी। इस आवाज ने शीर्ष 50 प्रतियोगियों के कान हिला दिए। अखाड़े के दूसरी ओर एक कांपता हुआ व्यक्ति अखाड़े में आया। यह गुइहाई संप्रदाय का 5वां स्तर का गुयुआन क्षेत्र मार्शल कलाकार था। हालांकि उसका क्षेत्र अर्जुन से 2 स्तर ऊपर था, फिर भी उसमें जियांगलोंग का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। जब वह अखाड़े में उतरे और शानदार जियांगलोंग का करीब से सामना किया, तो उन्हें अंततः समझ में आया कि इस विशालकाय व्यक्ति ने लोगों पर कितनी चौंकाने वाली दमनकारी शक्ति ला दी थी। 3 मीटर लंबे जियांगलोंग का सामना करते ही गुइहाई संप्रदाय के मार्शल चिकित्सकों के दिलों में तुरंत एक विचार आया। मैं उसे नहीं हरा सकता। मैं उसे बिल्कुल नहीं हरा सकता। मैं ऐसे राक्षस को कैसे हरा सकता हूं?
इससे पहले कि रेफरी शुरुआत की घोषणा कर पाता, जियांग लोंग ने केवल गुइहाई संप्रदाय के मार्शल प्रैक्टिशनर पर नजर डाली। मार्शल प्रैक्टिशनर का पूरा शरीर डर से कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जिसमें मानवीय रंग का कोई निशान नहीं था। जल्दी से शुरुआत की घोषणा करो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, जियांग लोंग ने अपनी बड़ी भुजा लहराई और चिल्लाया। रेफरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, टॉप 25 एडवांसमेंट टूर्नामेंट का पहला राउंड अब शुरू होगा। इससे पहले कि जियांग लोंग पहला शब्द बोल पाता, उसने अचानक अपने 2 चौंकाने वाले लंबे पैर हिलाए और सीटी बजाते हुए सागर रिटर्निंग संप्रदाय के शिष्यों के सामने आ गया। आह 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 आह, मैं डालता हूं। धमाका। जियांग लांग आयरन माउंटेन के खिलाफ झुक गया और सीधे समुद्र लौटने वाले संप्रदाय के शिष्यों के ऊपरी शरीर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरू करो। इस समय रेफरी ने अभी शुरू करो शब्द बोला था। सागर रिटर्निंग संप्रदाय के शिष्य को देखकर वह आत्मसमर्पण के बारे में कुछ भी कहने से पहले ही मर गया। जियांग लोंग ने उसके पूरे ऊपरी शरीर को तुरंत ही उड़ा दिया था और उसकी टूटी हुई हड्डियां और मांस अखाड़े से बाहर फेंक दिया था। सागर वापसी संप्रदाय के शिष्य की कमर का निचला आधा हिस्सा अभी भी मैदान में था, केवल कमर और उसके नीचे के 2 पैर ही बचे थे। यह बेहद चौंकाने वाला था। उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा, जो कि अब मृत हो चुका था, अंततः एक हल्की सी ठोकर के साथ जमीन पर गिर पड़ा। इस दृश्य ने सभी दर्शकों को उनकी आत्मा की गहराई से भयभीत कर दिया। राक्षस, राक्षस, दर्शक दीर्घा में से कोई पहले ही जोर से चिल्ला चुका था। उनमें से एक को भी नहीं मारा जा सकता। वे सभी कचरा हैं। जियांग लोंग ने अपनी बड़ी बाह हिलाई और अखाड़े में चलते हुए जोर से हंसा। जैसे ही वह नीचे चला गया, तांबे की घंटी जैसी बड़ी आंखों की एक जोड़ी भी अर्जुन को घूर रही थी। ऐसे शब्द कहना अभी जल्दबाजी होगी। अर्जुन की आवाज अतुलनीय रूप से ठंडी थी। क्या यह कहना अभी जल्दबाजी होगी? आपके हावरान संप्रदाय ने हमारे गहन आकाश संप्रदाय को कब हराया? जियांग लोंग जोर से हंसा। उस समय जब मेरे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के बड़े वरिष्ठ भाई आदित्य ने दुनिया को नीचे देखा, तो आपके हावरान संप्रदाय ने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। अभी आपका हावरान संप्रदाय अभी भी ऐसा करने में असमर्थ है। दर्शकों का आत्मविश्वास डगमगा गया। यह सही है। द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने एक बार तारों वाले आकाश में नंबर 1 प्रतिभा का उत्पादन किया। हम इस तरह के संप्रदाय के खिलाफ कैसे जीत सकते हैं? क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या आदित्य के बारे में पहले से ही अफवाह नहीं फैली हुई है कि वह मर चुका है? हालांकि उसकी मृत्यु के बाद गहन आकाश संप्रदाय का एक नया शिष्य भीड़ के बीच से निकलकर आगे बढ़ने वाला है। आदित्य का जिक्र न करना ठीक था। जब उन्होंने आदित्य का जिक्र किया, तो उस समय लगभग सभी लोग निराशा में थे। इतने वर्षों के बाद भी ब्लू टाइड महाद्वीप के मार्शल कलाकार आदित्य द्वारा बनाई गई छाया से बाहर नहीं आ पाए थे। अर्जुन ने जियांग लोंग को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि जब आदित्य जीवित थे, तब भी वह आपके जितना क्रूर नहीं होंगे। इसीलिए वह मर गया। जियांग लांग जोर से हंसा। तारों वाले आकाश में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है? मैं, जियांग लांग, उसे नहीं पहचानता। यह पिता 10 साल बाद पैदा हुआ। अन्यथा यह पिता तारों वाले आकाश में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति होता। पागल। वह राक्षस पागल है। हजारों दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं। वह राक्षस वाकई पागल है। उसने न केवल ब्लू टाइड कॉन्टिनेंट के मार्शल चिकित्सकों को क्रूरता से प्रताड़ित किया और मार डाला, बल्कि उसने अपने ही संप्रदाय के प्रमुख शिष्यों की भी उपेक्षा की। यह व्यक्ति पहले से ही बहुत घमंडी था। जियांग लोंग, बगल में जियांग चेंग चला आया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, सार्वजनिक रूप से बकवास मत करो।
आदित्य को अपमानित करने से हमारे गहन आकाश संप्रदाय की प्रतिष्ठा को कोई लाभ नहीं होगा। जियांग लोंग ने ठंडी सांस ली। हालांकि उसे यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने कुछ और नहीं कहा। चाहे जो भी हो, 8 महान संप्रदायों के शिष्यों के बीच गहन आकाश संप्रदाय की इतनी उच्च प्रतिष्ठा का कारण आदित्य का मुक्का और किक था। यहां आदित्य की योग्यता को नकारना गहन आकाश संप्रदाय को नकारने के समान था। हम देखेंगे। मैं ब्रह्मांड में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं। जियांग लोंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अध्याय 289 एक अप्रत्याशित टकराव। अर्जुन ने ठंडे मन से जियांग लोंग के विदा होते हुए स्वरूप को देखा और मन ही मन सोचा, मैं गहन आकाश संप्रदाय के लिए कितनी महिमा बना सकता हूं, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से वापस ले सकता हूं। जियांग लोंग और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि जिस आदित्य के बारे में वे बात कर रहे थे, वह वास्तव में उनके सामने ही खड़ा था। शायद यह स्वर्गीय दाव का पुनर्जन्म था। अर्जुन और गहन आकाश संप्रदाय के बीच एक अस्पष्ट दुश्मनी होना तय था। हालांकि इसके बाद जो लड़ाई हुई वह याद रखने लायक नहीं थी। पहली लड़ाई को छोड़कर, जहां जियांग लोंग ने अपनी अमिट और डरावनी छाया छोड़ी थी, शेष कोई भी लड़ाई विशेषज्ञों द्वारा नहीं लड़ी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी विशेषज्ञ समान रूप से फैले हुए थे और कोई भी किसी से मिल नहीं पा रहा था। अंतिम 25 में उत्साह का स्तर शीर्ष 50 की तुलना में बहुत कम था। 5 दिन बाद अर्जुन के 5 लोगों का समूह, जियांग लोंग के 4 लोगों का समूह और अंतिम विशेषज्ञ जो नहीं आया था, साथ ही हांग बिन और चू यान, सभी आगे बढ़ गए। मूलतः हांग बिन की ओर से 4 विशेषज्ञ थे, लेकिन दुर्भाग्यवश झोउ जियान्योंग की हत्या जियांग लोंग ने कर दी, जबकि जियांग चेंग ने स्वर्गीय गहन संप्रदाय की ओर अपना पक्ष बदल लिया। वास्तव में घटना स्थल पर सबसे अधिक दुखी व्यक्ति संभवतः अर्जुन था, जिसे केवल दूसरे स्थान पर रखा जा सकता था, और हांग बिन, जिसे पहले स्थान पर रखा जा सकता था। इसके बाद अंतिम 16 की प्रतियोगिता थी। शीर्ष 16 के लिए 25 लोगों ने प्रतिस्पर्धा की और 9 लोग बाहर हो गए। सबसे पहले सभी को एक नंबर प्लेट बनानी थी। 24 लोग एकल खिलाड़ी अखाड़े की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। एक व्यक्ति हवा में होगा और शीर्ष 12 का चयन किया जाएगा। इसके बाद आकाश में एक व्यक्ति एलिमिनेशन ग्रुप में 12 एलिमिनेट हुए प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। अंत में 4 विजेताओं का चयन किया जाएगा, जो अन्य 12 प्रतियोगियों के साथ शीर्ष 16 टीम का गठन करेंगे। उन्मूलन समूह प्रतियोगिता के नियम यह थे कि व्हील एरिना प्रतियोगिता में विभिन्न दुश्मनों के खिलाफ लड़ने वाले 13 लोगों को 3 मैचों में जीत हासिल करने के बाद सीधे पुनर्जीवित किया जाएगा और पदोन्नत किया जाएगा। इसके बाद सभी ने अपने अपने नंबर निकालने शुरू कर दिए। उसके बाद 10 सहायक रेफरी पहले से ही मैदान को घेर चुके थे, क्योंकि उसके बाद होने वाली लड़ाई की तीव्रता सबसे तीव्र होने की संभावना थी। इन रेफरी को सभी कोणों से निरीक्षण करना था। एक और यह देखना आवश्यक था कि विरोधी पक्ष अखाड़े से बाहर चले गए हैं या नहीं, और साथ ही अखाड़े के बाहर के लोगों को अखाड़े में होने वाली क्रूर लड़ाइयों से बचाना भी आवश्यक था। लॉटरी निकालने के बाद, इससे पहले कि रेफरी प्रतियोगी की उपस्थिति की घोषणा कर पाता, एक छाया तेजी से मैदान में कूद पड़ी। सभी ने देखा कि यह व्यक्ति वास्तव में संभावित रैंकिंग पर नंबर 1 विशेषज्ञ हांग बिन था। हांग बिन को मंच पर आते देख दर्शकों को तुरंत तालियों और जयकारों की याद आ गई, जो सुनामी के समान थे। चाहे जियांग चेंग अर्जुन को कैसे भी देखता हो, सबके दिलों में अर्जुन एक अज्ञात व्यक्ति था जो आसमान से उतरा था। हांग बिन नंबर 1 रूढ़िवादी विशेषज्ञ था। हांग बिन ने अपनी बाहें फैलाईं, आंखें बंद की और अनगिनत लोगों की जय जयकार का आनंद लिया। उसे लगा कि यह वही व्यवहार है जिसका वह हकदार था। गहन आकाश संप्रदाय को हराने का काम मुझ पर छोड़ दो, हांग बिन। हांग बिन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और चिल्लाया, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। होंग बिन, होंग बिन, होंग बिन।
होंगबिन। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। हाओतियान शहर के हांग कबीले के सभी लोग बहुत गर्वित थे। रेफरी ने अफरातफरी का माहौल देखा और ऊंची आवाज में कहा, कृपया नंबर 1 प्रतियोगी का चयन करें। आइए। हालांकि रेफरी की आवाज हजारों लोगों की एक साथ चिल्लाने की आवाज को दबा नहीं पाई। घोषणा की आवाज जोरदार जयकारों में डूब गई। जब सभी लोग चिल्ला रहे थे, तभी किसी ने एक व्यक्ति को चुपचाप मैदान में आते देखा। यह देखकर दर्शक दंग रह गए। इसके तुरंत बाद अधिक से अधिक उत्साही दर्शकों ने प्रतिभागियों को देखा। एक पल में घाटी में अंतहीन जयकार तुरंत बंद हो गई। वह व्यक्ति जो हांगबिन से लड़ने के लिए अखाड़े में चढ़ा था, वास्तव में अर्जुन। आप भी नंबर 1 हैं। हांगबिन को उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी पहली लड़ाई में अर्जुन का सामना करेगा। अर्जुन ने एक गोलाकार नंबर प्लेट निकाली जिस पर बड़े अक्षरों में 1 लिखा था। दरअसल गोल प्लेट पर नंबर लिखे होने पर धोखा देना बहुत आसान था। मार्शल आर्टिस्ट की स्पर्श की भावना असाधारण रूप से संवेदनशील थी। गोल प्लेट पर क्या नंबर लिखा है, यह जानने के लिए उन्हें बस उसे छूना था। इसलिए इस स्थिति से उत्पन्न होने वाली कमियों को रोकने के लिए संयुक्त परीक्षा के आयोजकों ने किसी भी प्रतियोगी को प्रतियोगिता से पहले अपने नंबर बताने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दूसरे शब्दों में, बेशक आप जितनी चाहें उतनी संख्याएं खींच सकते हैं, लेकिन आप यह तय नहीं कर सकते कि आपका प्रतिद्वंद्वी कितनी संख्याएं खींचेगा। इसलिए आपके दिल में रहने वाले लोगों के खिलाफ लड़ना अभी भी बहुत मुश्किल है। आह! यह कैसे हो सकता है? दर्शक पहले से ही निराशा में अपने सिर को पकड़ रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दर्शकों के दिलों में सबसे ज्यादा चर्चित रहे 2 लोग दरअसल फाइनल 16 एडवांसमेंट टूर्नामेंट के पहले राउंड में मिले थे। हर कोई अभी भी इन दोनों लोगों द्वारा गहन आकाश संप्रदाय के विशेषज्ञों को हराने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अगर वे मिले तो उनमें से एक को बाहर करना होगा। कोई भी ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहता था। अर्जुन ने खुद भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने शुरू में सोचा था कि जियांग लोंग के व्यक्तित्व के अनुसार जियांग लोंग निश्चित रूप से नंबर 1 का चयन करेगा और अखाड़े में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति को चुनेगा। इसलिए इस बार अर्जुन अवसरवादी था और नंबर 1 को खोजने चला गया। हालांकि सच्चाई यह है कि नियमों के अनुसार आपके लिए यह जानना असंभव है कि आपके प्रतिद्वंद्वी ने कितने अंक छुए हैं, इसलिए अर्जुन की योजना विफल हो गई। पफट! मैं चूक गया। अखाड़े के नीचे जियांग लोंग ने अपने कंधों को गले लगाया और गुस्से से कहा, मैं मूल रूप से नंबर 1 को छूना चाहता था, लेकिन उस कूड़ेदान हांगबिन ने पहले ही इसे चुरा लिया। मैंने अर्जुन से लड़ने का मौका व्यर्थ ही गवा दिया। जियांग लोंग और अर्जुन एक दूसरे से एक कदम की दूरी पर थे। उन्हें इस बात का अफसोस था कि वे एक दूसरे से चूक गए थे। तुम्हारा जीवन मेरा है। बेहतर होगा कि तुम उस कूड़े के होंगबिन से न हारो, अन्यथा तुम जियांग उपनाम के लायक नहीं हो। जियांग लोंग ने अर्जुन पर चिल्लाया जो उसे उठा रहा था। अर्जुन ने जियांग लोंग की ओर देखा और कहा, लगातार बात करना कष्टप्रद है। अब तुम कठोर होकर बोल सकते हो। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें दया की भीख मांगनी पड़ेगी। जियांग लोंग जोर से हंसा। मैदान में हांगबिन और अर्जुन एक दूसरे के सामने खड़े थे। हांगबिन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, हालांकि समग्र स्थिति के लिए हमारे आंतरिक संप्रदाय विशेषज्ञ अपनी ताकत बनाए रखने के लिए लड़ते हैं, मैं आप पर दया नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन, मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अर्जुन ने अपने पीछे से अपनी तलवार निकाली और कहा, यह भी अच्छी बात है। आपके और मेरे बीच की व्यक्तिगत शिकायतों को पहले ही सुलझा लिया जाना चाहिए, ताकि अगली लड़ाई के लिए मेरा मूड प्रभावित न हो। हा 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 हा, पागलों की तरह बोलो। हांगबिन ने ऊपर देखा और जोर से हंसा। ऐसा मत सोचो कि अंधे जियांग चेंगगाओ ने तुम्हें देखा और तुमने वास्तव में सोचा कि तुम एक विशेषज्ञ हो।
तुम्हारे पास कितने किलोग्राम और तेल हैं? क्या तुम खुद नहीं जानते? मुझसे लड़ रहे हो? तुम में तो मेरे जूते उठाने की भी योग्यता नहीं है। अर्जुन अब हांग बिन के साथ बहस नहीं करना चाहता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन स्वयंभू विशेषज्ञों को लड़ाई से पहले अपने दुश्मनों को अपमानित करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे यह नहीं दिखा पाएंगे कि वे कितने शक्तिशाली हैं। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बकवास बंद करो। चलो शुरू करते हैं। जल्द ही युद्ध होने वाला था। युद्ध से पहले इतना कुछ कहने का क्या मतलब था? अध्याय 290 बाघ की ताकत। यद्यपि दर्शकों को इस मैच के आयोजन पर अंतहीन अफसोस था, लेकिन मार्शल कलाकारों के रूप में उनके खून में मौजूद युद्धप्रिय तत्वों ने उन्हें थोड़ा उत्साहित भी महसूस कराया। अंत में सबसे मजबूत कौन है, अर्जुन या हांग बिन? मैं घोषणा करता हूं कि प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है, रेफरी ने जोर से चिल्लाया। अर्जुन, तुम्हें ईमानदारी से मरना होगा। हांग बिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे एक बाघ का सिर दिखाई दिया। जब बाघ का सिर जमीन पर गिरा तो बाघ के मुंह से तुरंत ही अनगिनत छोटे युआन क्यूई गोले निकल पड़े। नहीं, दर्शकों ने ऊंची आवाज में कहा। अर्जुन को मत मारो। अर्जुन को जीवित छोड़ दो और वह उन्मूलन समूह में पुनर्जीवित हो सकता है। वरिष्ठ भाई हांग बिन, दया करो। दर्शकों की दलीलों का सामना करते हुए हांग बिन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन के जीवन को दरकिनार करना असंभव नहीं है। जब तक वह घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगता है, मैं उसे जाने दूंगा। माफी मांगो? मैं तुमसे माफी क्यों मांगूं? तुम हमेशा मुझसे परेशानी की तलाश में रहते हो, अर्जुन की ने कहा। जैसे ही वह बोल रहा था, प्रकाश की वे छोटी गेंदें उसकी ओर बढ़ चुकी थीं। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी विशाल कृपाण से वार किया। एक बड़े अर्धचंद्राकार ब्लेड प्रकाश ने तुरंत ही प्रकाश के छोटे गोले को उड़ा दिया। ओह! हांग बिन दंग रह गया। लगता है कि कल्टीवेशन टावर में आपका सार बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें सुधार हुआ है? अर्जुन ने अधीरता से कहा, तुम लड़ना चाहते हो या नहीं? तुम कब तक बकबक करते रहोगे? हांग बिन क्रोधित हो गया और बोला, अच्छा, हिम्मत रखो। मैंने अपना विचार बदल दिया है। भले ही तुम घुटने टेक कर दया की भीख मांगो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हांग बिन को अर्जुन ने सबक सिखाया। उसे लगा कि उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं है, इसलिए उसने हत्या करने की ठानी। एक सहज हत्या के इरादे ने अर्जुन को घेर लिया। मरो! हांग बिन दहाड़ते हुए अर्जुन की ओर बढ़ा। जब हांग बिन भाग रहा था, तो धीरे धीरे एक खूंखार बाघ की छवि आकार लेने लगी और उसे घेरने लगी। सभी ने एक खूंखार बाघ को क्रूरता से भागते हुए देखा। दृश्य प्रभाव बहुत चौंकाने वाला था। जैसे ही वह अर्जुन के पास पहुंचा, उसके पैर जमीन से उठ गए और उसने एक जोरदार मुक्का अर्जुन पर जोरदार तरीके से मारा। भारी मुक्का लगने पर युआन क्यू एक दहाड़ते हुए बाघ के सिर में बदल गया और बाघ की दहाड़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। यह बाघ की दहाड़ सभी जानवरों के राजा की महिमा का प्रतिनिधित्व करती थी। अर्जुन डरकर पीछे नहीं हटा, यहां तक कि चकमा भी नहीं दिया। उसने सीधे चाकू से वार किया। बाघ के सिर वाले पेंग ने विशालकाय कृपाण के ब्लेड को काट लिया, जिससे मैदान पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध पैदा हो गया। मेरा भौतिक शरीर बहुत मजबूत हो गया है, हांग बिन ने भौहें सिकोड़ी और उसके माथे की नसें उभर आईं, पीछे हटो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आदिम डिपर क्यूई अचानक फट गया। वह शक्तिशाली युआन क्यूई तुरंत एक बड़े युआन क्यूई बाघ में संघनित हो गया, जिसने हांग बिन को घेर लिया। इसके तुरंत बाद विशालकाय चमकदार बाघ आगे झपटा। अर्जुन ने अपने हाथ में विशाल कृपाण पकड़ी और उसे भयंकर बाघ ने पीछे धकेल दिया। उसने देखा कि उसके पैर और एड़ियां अखाड़े के किनारे पर धकेले जाने वाले थे।
उसने मन ही मन सोचा, हांग बिन की ताकत वाकई बहुत बढ़ गई है। एक क्रूर बाघ का अपने शिकार पर झपटने का यह आक्रामक तरीका खेती के टॉवर में हांग बिन से मिलने के समय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। नीचे उतर जाओ, हांग बिन दहाड़ा, और दीप्तिमान बाघ ने धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से हांग बिन की कलाई पकड़ ली और ठीक उसी समय उसकी मुट्ठी से बनी बाघ की गर्दन को पकड़ लिया। जैसे ही विशालकाय कृपाण जमीन में घुसा, एक नीला ड्रैगन समुद्र में उड़ गया। शुल्क। युआन क्यूई की अतुलनीय शारीरिक शक्ति और अभूतपूर्व उच्च शक्ति ने अर्जुन के एज़्योर ड्रैगन को समुद्र में जाकर कल्टीवेशन टॉवर और हांग बिन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। भयंकर प्रकाश वाला बाघ जो हांग बिन को घेरे हुए था और लगातार आगे की ओर झपट रहा था, वास्तव में अर्जुन के एज़्योर ड्रैगन द्वारा समुद्र में भेज दिया गया था और पीछे की ओर पीछे हटने लगा था। हांग बिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। इसके बाद अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाई। शक्तिशाली दबाव के कारण कृपाण खींचने और कृपाण काटने वाली रोशनी की एक किरण आसमान में चली गई। कृपाण की रोशनी 10 मीटर ऊंची थी। यह वास्तव में एक कृपाण थी जिसने हांग बिन के भयंकर प्रकाश बाघ को काट दिया था। हांग बिन कुछ कदम पीछे हटा और उसके लंबे बाल नीचे गिर गए। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। श्रोतागण एक स्वर में चिल्ला उठे। अप्रत्याशित रूप से हांग बिन वास्तव में अर्जुन के साथ टक्कर का पहला राउंड हार गया। अच्छा लड़का। दिलचस्प है, हांग बिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह दहाड़ते हुए बोला, मेरी यह चाल आजमाओ। ऐसा कहने के बाद हांग बिन ने अपनी मुट्ठी घुमाई और वास्तव में उसी स्थान पर घूम गया। उसके जोरदार मुक्के ने उसके शरीर की घूर्णन गति का अनुसरण किया और तेज होता गया। धीरे धीरे मुट्ठी की छाया से बाघ की दहाड़ की आवाज आने लगी। उसके बाद हांग बिन ने दूर से अर्जुन पर मुक्का मारा। एक 5 मीटर लंबा बाघ का सिर अचानक अर्जुन की ओर उड़ आया। अर्जुन का दिल धड़क उठा। यह पहली बार था जब उसने हांग बिन को यह चाल चलते देखा था। मजबूत बाघ के सिर का सामना करते हुए अर्जुन ने सीधे लड़ने की योजना नहीं बनाई। उसने अपने शरीर को झुकाया, बाघ के सिर को दरकिनार कर दिया और सीधे हांग बिन की ओर बढ़ा। दूसरी ओर हांग बिन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से अपनी उंगली को पकड़ा। शिट! अर्जुन ने सहज रूप से खतरे की लहर को महसूस किया और अवचेतन रूप से चकमा दिया। जिस क्षण उसने चकमा दिया, उसके पीछे युआन क्यूई का विशाल बाघ का सिर वापस लौटा और एक कर्कश ध्वनि के साथ हवा में काट लिया। वास्तव में इसकी काटने की शक्ति इतनी मजबूत थी कि एक शॉकवेव विस्फोट हो गया। दर्शकों को पसीना आ गया। सौभाग्य से युआन क्यू टाइगर का विशाल सिर काटा नहीं गया था। अन्यथा यह कल्पना करना कठिन होता कि अगर अर्जुन को काटा जाता तो वह कैसा दिखता। तुम्हें लगता है कि यह अंत है? हांग बिन का शरीर फिर से घूमने लगा और फिर उसने फिर से मुक्का मारा। दूसरा 5 मीटर ऊंचा बाघ का सिर उड़ते हुए दहाड़ने लगा। पिछले युआन क्यू बाघ के सिर के अलावा अर्जुन पर हमला करने वाले 2 बाघ के सिर भी थे। अर्जुन ने पहले बाघ के सिर के काटने से तो बच निकला, लेकिन वह दूसरे बाघ के काटने से नहीं बच सका, इसलिए वह केवल एक विशाल कृपाण ही काट सका। परिणामस्वरूप दूसरे विशालकाय बाघ के सिर ने अचानक ब्लेड को काट लिया और तीखे बाघ के दांतों ने बलपूर्वक 2 आघात तरंगें उत्पन्न की। इन 2 आघात तरंगों ने अर्जुन को बहुत नजदीक से मारा, जिसके कारण अर्जुन को तेजी से पीछे हटना पड़ा तथा वह विशालकाय कृपाण को पकड़ने में लगभग असफल हो गया। अर्जुन हथियार को वापस लेना चाहता था, लेकिन बाघ के सिर का भयंकर दंश उसे बहुत डराने वाला था। उसने लगातार 3 बार कोशिश की, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल पाया। क्या यह वही अर्जुन है जिसे जियांग चेंग ने महत्व दिया था? जियांग लोंग ने मंच के नीचे से देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यही है? क्या बकवास है? अखाड़े में हांग बिन और अर्जुन ने जमकर लड़ाई की,
लेकिन गहन आकाश संप्रदाय के शिष्यों की नज़र में वे वास्तव में निराश थे। युद्ध के मैदान को देखते हुए अर्जुन अपने हथियार को वापस नहीं ले सका। उसी समय एक और बाघ का सिर दौड़ा। वह केवल एक बार अस्थायी रूप से समुद्र से बाहर आ सकता था और उस बाघ के सिर को धक्का दे सकता था जो उस विशाल कृपाण को काट रहा था। फिर उसने बाघ के मुंह से आने वाले अतुलनीय दबाव का प्रतिरोध किया जिसमें आश्चर्यजनक काटने की शक्ति थी। इस प्रकार की दमनकारी शक्ति के कारण कृपाण निकालने वाले वार से विस्फोट हुआ और कृपाण निकालने वाले वार की तीव्रता पलक झपकते ही भयावह स्तर तक बढ़ गई। स्वूश! एक 15 मीटर ऊंचा अर्धचंद्राकार चांद क्षैतिज रूप से फैला हुआ। तेज रोशनी ने तुरंत 5 मीटर लंबे बाघ के सिर को 2 टुकड़ों में काट दिया। अर्जुन उछल पड़ा और टूटे हुए बाघ के सिर के बीच से बाहर निकल आया। उसने अपनी विशाल कृपाण को ऊपर उठाया और हांग बिन पर भयंकर वार किया। हांग बिन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। वह अचानक घोड़े की तरह आगे बढ़ा और फिर हवा में उड़ गया। जैसे ही वह उछला, उसके पैरों के नीचे युआन क्यूई फट गया। उस भयंकर विस्फोट में एक खूंखार बाघ अचानक बाहर निकल आया। आओ! इस खूंखार बाघ का शरीर पूरा था। हालांकि उसका सिर 2 शुद्ध बाघों के सिर जितना बड़ा नहीं था, लेकिन उसका शरीर पहले से ही 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। अर्जुन की भारी तलवार ने उस खूंखार बाघ पर प्रहार किया जो उसकी ओर झपट रहा था। टक्कर के बाद अर्जुन को विशालकाय बाघ ने बेहोश कर दिया। जैसे ही अर्जुन पीछे की ओर उड़ रहा था, उसके पीछे खड़े हल्के बाघ के सिर ने हवा में अर्जुन को काट लिया। शिट! मुरोंग वांकिंग और अन्य लोगों के भाव बदल गए। हर कोई जानता था कि बाघ के सिर की डंसने की शक्ति कितनी भयानक थी।